Hello everyone. I am Pavin Prakash and I welcome to you your very own channel प्रकाश नर्सिंग एकेडमी। आज हम लोग फार्माकोलॉजी 2 का यूनिट नंबर 4 इन वन शॉट में डिस्कस करेंगे। ड्रग यूज इन हार्मोनल डिसऑर्डर्स, जितने भी सप्लीमेंट्स है, HRT, MTP, मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेगनेंसी, स्टिमुलेंट, रिलैक्सेंट, सब वन शॉट में हम लोग देखेंगे। और लास्ट में कौन सा इंपॉर्टेंट है, कितने मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आते हैं सीधा टॉपिक पे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि हमें डिस्कस क्या करना है। तो ये रहा आपका सिलेबस। यूनिट नंबर 4 चल रहा है, 1 2 3 फार्माकोलॉजी 1, पैथोलॉजी 1 2, एडल्ट नर्सिंग 2। फोर्थ सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है सब हम लोग अकॉर्डिंग टू INC यहाँ डिस्कस किए हैं। अगर आप नहीं देखे हो तो देख सकते हो, अलग प्लेलिस्ट है। आते हैं यहाँ, देखो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के बारे में मतलब पहले थोड़ा सा जान लो, इसके बाद ओरल ये कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये दोनों टॉपिक है। मतलब यहाँ जो भी दिख रहा है वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव, इस सब हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ एस्ट्रोजन के बारे में। वैसे तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वी ऑल नो बहुत अच्छे से, नॉर्मल फिजियोलॉजी से ही। सो एस्ट्रोजन क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट बिल्डिंग टिश्यू। फंक्शन इसका प्राइमरली देख, एस्ट्रोजन इज अ मेन फीमेल हार्मोन। मेल में वही टेस्टोस्टेरोन होता है, फीमेल में कौन सा? ये एस्ट्रोजन। ये करता क्या है? बिल्डिंग टिश्यू। प्राइमरी फंक्शन यहाँ देखे तो और समझ में आएगा। इट बिल्ड अप इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस। क्या बिल्ड करता है? यूट्रस का इनर लाइनिंग। इसी की वजह से जो भी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़े हो फिजियोलॉजी में, वहां भी आपने एस्ट्रोजन का फंक्शन देखा होगा कि यूट्रस में उसकी लाइनिंग को बिल्डअप करता है। वही लास्ट में जब पीरियड के थ्रू मेंस्ट्रुएशन होती है तो वो झड़कर नीचे आता है। सो फंक्शनल प्राइमरी फंक्शन ये है कि बिल्ड करता है इनर लाइनिंग यूट्रस एंडोमेट्रियल ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो प्रोलिफरेटिव फेज चलती रहती है। इसके बारे में हम लोग डिटेल नहीं जाने वाले, इतना हमें पता है कि हाँ ये करता क्या है। वही सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल फीमेल बॉडी डेवलपमेंट। ये एग्जाम में वैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन स्पेशली नहीं पूछेगा, आगे HRT ये सब पूछेगा, तो भी सिर्फ नॉलेज के लिए देख ले रहे हैं कि सेकेंडरी इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये कंट्रोल करता है बॉडी डेवलपमेंट, जैसे कि ब्रेस्ट टिश्यू का ग्रोथ हो गया, फैट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बोन हेल्थ, ये सब के लिए हमारे लिए एस्ट्रोजन इन फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द रीजन की मेनोपॉजल कंडीशन में फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस ये सब जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, क्योंकि इसका सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ ही देख लो, बोन ग्रोथ, ये सब में ये बहुत हेल्पफुल होता है। अब क्योंकि कॉन्ट्रासेप्टिव में के लिए ही यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका क्या रोल है? सप्रेस करता है FSH को। ये ज्यादा रहा तो ये सप्रेस कर देगा FSH को। स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH का फुल फॉर्म है, विच प्रिवेंट द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ ये। तो ये और फर्दर जब आप पढ़ोगे, अभी पढ़ाओगे कंट्रासेप्टिव, तो वहां भी डिस्कस करोगे जब पिल्स की बात आएगी। प्रोजेस्टेरोन का देख लेते हैं। अभी सिर्फ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन क्या है वो देखो, भी ध्यान देना आप। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी, ये ऐसा हार्मोन है कि प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्पफुल होता है। दिस इज अ जेस्टेशन। आप सुने हो कि ये प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, और मतलब बनाए रखना, इसी की वजह से इसका प्रोजेस्टेरोन नाम भी पड़ा है। तो यही है कि हार्मोन प्रेगनेंसी एंड मेंटेनेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इट नेम कम इसी से आया है, प्रो एंड जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब सपोर्टिंग, प्रेगनेंसी को ये सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, दिस इज इसका नाम प्रोजेस्टेरोन पड़ा। प्राइमरी फंक्शन ये है कि प्रिपेयर द यूटेराइन लाइनिंग एंड फॉर फर्टिलाइज एग, अच्छे से वहां ग्रो करे, आगे वो फिटस, आगे जो भी उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो। देन इफेक्ट ऑफ म्यूकस देखे तो ये थिकन द सर्वाइकल म्यूकस, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर अ स्पर्म ट्रैवल इनटू द यूट्रस। आगे पढ़ोगे जब हम लोग कंबाइन OCP की बात करेंगे और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, तो वहां पे एस्ट्रोजन भी दिया जाता है, प्रोजेस्टेरोन भी दिया जाता है। तो जब वो दिया जाने के बाद कंसीव करने से फीमेल बचती है, तो प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल होता है? तो यहाँ पे देखो, ये सर्वाइकल जो म्यूकस है उसे ठीक करता है, जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो पेनेट्रेट करके लाइनिंग पे नहीं जाएगा, फैलोपियन ट्यूब के पास नहीं पहुंचेगा, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो ये चैप्टर बहुत ही, इसका कॉन्ट्रासेप्टिव में रोल देखे तो ये एस्ट्रोजन FSH को सप्रेस कर रहा था और ये LH को सप्रेस करेगा, उल्टा दोनों का। विच यही याद रखना है, विच कंप्लीटली प्रिवेंट द ओवुलेशन ही नहीं हो पाएगी, एक रिलीज ही नहीं होगा। एंड साथ साथ क्यों हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव में से यूज करेंगे? ताकि इसका एक ये भी रोल है कि सर्वाइकल जो है लाइनिंग उसे ठीक कर दे म्यूकस के थ्रू, जिससे कि स्पर्म पार ही ना कर पाए। ये सिंपल सा आप याद रख सकते हो। इसका और मैकेनिज्म जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव है वो हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जो कि एग्जाम में आता है।
इसके बारे में देखना स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव दैट मीन्स कि प्रेगनेंसी से बचना। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव कोई ले रहा है तो प्रेगनेंसी उस टाइम के लिए फीमेल कंसीव नहीं करेगी। अब ओरली अभी जो डिस्कस करेंगे सिर्फ ओरली देखेंगे, देन वजाइनल आएगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का कॉम्पोजिशन देखते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स टिपिकली जैसे सिलेबस में कॉम्पोजिशन बताओ, ड्रग बताओ, एक्शन बताओ, यूजेज, साइड इफेक्ट, ये बहुत बार डिस्कस किए तो वही सीक्वेंस हमारा फॉलो होगा। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल टिपिकली इन अ पैक ऑफ 28 टैबलेट होता है, जिसमें कि 21 डे, चाहे जो भी ओसीपी आप देखोगे उसमें, क्योंकि एक एक्चुअल देखे मेंस्ट्रुअल साइकिल का पीरियड तो 28 डेज का होता है, तो इसी तरह से इसे मेंटेन किया जाता है कि ज्यादातर 5 डेज से लेना स्टार्ट होगा एंड वो चलेगा 25 तक। मतलब ये हार्मोनल पिल्स यहाँ तक चलती है, और जो बचा हुआ 7 डेज है उसमें आयरन की टैबलेट दी जाती है। ताकि आयरन क्यों दिया जाता है, और देखो इन फीमेल इनीमिया होने की चांसेस क्यों ज्यादा रहती है मेनली एडल्ट में, जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे उस वाली एज में। क्योंकि देखो जब हम लोग आरबीसी का ब्रेकडाउन पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग देखे हैं कि जब आरबीसी ब्रेकडाउन होता है हीम एंड ग्लोबिन, तो इसमें जो आयरन है, एफी है, वो दोबारा रीअब्जॉर्ब होना चाहिए। तो अगर आरबीसी टूटा तो रीअब्जॉर्ब होकर हमारे बॉडी में जाएगा, जिससे कि फर्दर आगे हीमोग्लोबिन बनेगा, ब्लड बनेगा। लेकिन अगर बॉडी से ब्लीडिंग के थ्रू, मेंस्ट्रुएशन के थ्रू ये ब्लड ही बाहर चला आ रहा है, तो आप बताओ कैसे? अगर वो बाहर चला जा रहा है तो फेरस, या फिर जब ब्लीडिंग होती है तो एनीमिया होने का चांसेस क्यों होता है? आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, क्योंकि आयरन बॉडी में रीअब्जॉर्ब, अगर नॉर्मल बॉडी में आरबीसी टूटता है तो आयरन रीअब्जॉर्ब हो जाता, दोबारा वापस आयरन मतलब जो हीमोग्लोबिन है उसे बनाने में हेल्पफुल होता है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे या ब्लीडिंग के टाइम पे ये बाहर चला आता है। दिस इज द रीजन की गर्ल्स या फिर जो मेंस्ट्रुएशन वाली जो लड़कियां होती है उनमें इनीमिया, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने की चांसेस होता है। सो वही है, दिस इज द रीजन कि मतलब आप अगर दे रहे हो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो आयरन देना इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट में आयरन ऐसे ही ऐड किया जाता है। इसका इतना बड़ा भी अभी नहीं देखेंगे, इशू नहीं बनाना है। मतलब एक ये भी रीजन है कि आप 28 डेज दे रहे हो, 7 डेज वो भूल गई, दूसरे दिन से वो लेना भूल जाएगी कि 7 डेज का कब गैप हुआ, तो ये दिया जाता है। मेन हार्मोन्स जो है, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में दे रहे हैं हम लोग क्या हार्मोन, तो हार्मोन 28 डेज ही दिया जाता है। कॉमन हार्मोन कंपोनेंट देखे तो एस्ट्रोजन कौन सा दिया जाएगा? ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। ऑलवेज इथाइल एस्ट्राडियोल, प्रोजेस्टेरॉन भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड ये जो एस्ट्रोजन चाहे कोई भी, माला डी, माला एन, अभी आप पढ़ाऊंगी मैं, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में हम लोग देखेंगे। तो जब भी उसमें कंपोजिशन रहेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो जब भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात होगी तो उसमें मेन जो एस्ट्रोजन देखने को मिलेगा वो है इथाइल एस्ट्राडियोल। इसे मार्क कर लेना और लिख लेना, एग्जाम में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन प्रोजेस्टिन आता है वेरी बाई ब्रांड, जैसे कि नॉर इथिस्ट्रॉन, जो कि माला एन में, देखो माला एन एंड माला डी हम लोग सब जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं, आपने देखा भी होगा कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए यूज किया जाता है, ओरल कंट्रासेप्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो जब माला एन रहेगा तो माला एन का कंपोजिशन आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। माला एन में इथाइल एस्ट्राडियोल रहेगा एंड साथ ही साथ नॉर एथिस्ट्रॉन भी आप देख लेना। सो इसे ध्यान बस ये रखना है कि इसका कॉम्पोजिशन हमेशा एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ कि इथाइल एस्ट्राडियोल तो चाहे माला एन हो या फिर माला डी हो, दोनों में रहेगा। इसका एन एंड डी लगने का मतलब ये है कि इसमें प्रोजेस्टेरॉन का ये नॉरेस्ट्रेन नॉर एथिस्ट्रॉन है, एंड डी वाला में जब माला डी की बात होगी तो उसमें डेसोजेस्ट्रेल है। अगर डेसोजेस्ट्रेल है और उस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में तो वो माला डी रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये लिख जरूर लेना। नेक्स्ट डोजेज एंड एग्जाम्पल हम लोग देखें तो माला एन एंड माला डी यूज किया जाता है। इसका कॉम्पोजिशन बता दें कि मेन एस्ट्रोजन तो दोनों में हमारा हमेशा इथेनाइल एस्ट्राडियोल ही रहेगा, लेकिन जब एन की बात है तो नॉर वाला, एंड जब डी की बात है तो इसमें डेशो रहेगा। सो माला एन एंड माला डी का देख लेते हैं। इथाइल, और इसका अगर आपसे कोई कंपोजिशन मतलब इसमें कितना रहता है, कितना अमाउंट, तो इथेनाइल एस्ट्राडियोल सिंपली समझो जो एस्ट्रोजन है, कंबाइन पिल्स की जब बात करते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रूप में लिया जा रहा है,
तो जो एस्ट्रोजन है वो 0.03 mg जो कि इथेनाइल एस्ट्राडियोल के फॉर्म में उसमें पाया जाता है, एंड प्रोजेस्टेरोन 0.15 mg रहेगा माला एन एंड माला डी में। वही जब माला एन है तो नॉर वाला, एंड जब माला डी है तो डिशो वाला। ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल सी है, आप समझ लिए हो। देन एक फ्यूमॉन है, देखो एस्ट्रोजन जो है वो उतना अच्छा नहीं होता। आगे आप देखोगे कि इससे बहुत सारा साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है उसमें एस्ट्रोजन ऑफकोर्स देना ही देना है, तो एस्ट्रोजन अगर दिया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगी, वो बहुत सारा साइड इफेक्ट दिखाएगा जो कि आगे हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सोचे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देना भी जरूरी है, अगर कम अमाउंट में दे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा भी साइड इफेक्ट नहीं दिखाई दे, मतलब नहीं उतना रहेगा। तो यहाँ पे फिमोन फिर साइंटिस्ट खोजे ताकि इसमें सिर्फ देखोगे जो माला डी एंड माला एन था उसमें 0.03 था, 3 mg था एस्ट्रोजन का कंपोजिशन, लेकिन इसमें सिर्फ 0.02 होता है, और प्रोजेस्टेरोन तो सब में 0.15 mg ही रहेगा। ये सब बहुत इजी है, एक बार आप देखोगे ये समझ जाओगे और लिख पाओगे एग्जाम में। ध्यान रखना ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव आता है, इसी तरह से आप फॉलो कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू हम लोग सिलेबस चल रहे हैं तो हमें कॉम्पोजिशन देखना पड़ा, डोजेस ये सब वैसे ही हम लोग देख रहे हैं। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि आखिर करता क्या है ओसीपी। तो ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी थ्रू द 3 डेज, मतलब हम लोग ओसीपी या फिर फीमेल, अभी तो मेन फीमेल की ही बात हो रही है, तो ये क्यों लेती है, ताकि प्रेगनेंसी कंसीव ना करे। जैसे एक बेबी है, 3 ईयर का गैप चाहिए, तो उस टाइम पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती हैं वो। साथ में अगर शादीशुदा है और रह रही है तो उन्हें अभी बेबी नहीं चाहिए, उनका कैरियर या फिर व्हाटएवर जो भी, तो वो उस टाइम पे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है। तो वहां पे अगर वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है, डैट मीन की इंटरकोर्स के बाद भी वो कंसीव नहीं करेगी। अगर कंसीव नहीं करेगी तो क्या रहा है बॉडी में जाके ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो ये इनहिबिशन करवाता है, ओवुलेशन होने ही नहीं देगा। अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है तो ओवुलेशन नहीं होगा, और अगर ओवुलेशन नहीं होगा, एग नहीं आएगा, तो अकेले स्पर्म भी जाइगोट नहीं बना सकता, बेबी नहीं बनेगा, और इस तरह से कंसीव करने से वो बचेगी। सो द हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक। एक बात और समझ लो, एग्जाम में आए तो इस पाथवे को बना लेना, जो कि बहुत बार आप देखे हो। ये हमारा है हाइपोथैलेमस, एंड ये रहा पिट्यूटरी, एंड इधर आपको बनाना है ओवरी। ओवरी जो भी फीमेल जेनिटल इंटरनल का, वहां से ही एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच एलएच का सीक्रेट होता है। अभी आप देखो, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच सीक्रेट होगा, पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच, एंड ये काम करेगा एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। तो ये होता क्या है कि कब, जैसे हमारा हाइपोथैलेमस हमें पता है पॉजिटिव निगेटिव फीडबैक पे काम करता है, तो यहाँ ये निगेटिव फीडबैक, ये जब बॉडी में, मतलब अगर ये कम है तो वो बोलेगा कि भाई सीक्रेट करो, लेकिन आप जब, अभी निगेटिव पॉजिटिव छोड़ो नहीं तो कंफ्यूज हो गए, वैसे हम लोग सब जानते हैं, बस इतना याद रखो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पिल्स के रूप में आप दे रहे हो ओरली, तो बॉडी में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन तो बॉडी में जा रहा है। अब अगर ये है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो क्योंकि अब अमाउंट में है ही, तो ये हाइपोथैलेमस को निगेटिव फीडबैक जाएगा कि भाई हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, तो तुम जीएनआरएच क्यों सीक्रेट करेगा, एफएसएच एलएच का कुछ काम ही नहीं है। तो इस तरह से ये एफएसएच एंड एलएचएस नहीं, एलएच नहीं, ल्यूटेलाइजिंग हार्मोन नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर समझो कि एलएच का सर्ज होना, जैसे ऐसे ओवुलेशन होता है, सिर्फ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन थोड़े कुछ करवाता है, एफएसएच एलएच का अपना रोल है। तो ये नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो फिर वही ओवुलेशन, ये सब लाइनिंग थिकनिंग ये सब नहीं हो पाएगा। तो ये मेन मैकेनिज्म है कि ओवुलेशन ही नहीं होगा, तो आप कहाँ से, स्पर्म अकेले आके भी जाइगोट को नहीं बना सकता। आगे आप देखोगे कि क्या मेल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले सकते, सिर्फ फीमेल ही क्यों ले, तो देखो उनके लिए भी है, आया था, बट जैसे देखो आप फीमेल एज अ, मतलब आप कोई भी लड़की जाता तो फीमेल ही देख रही होगी, गर्ल्स ही देख रही होगी, लेकिन देखो जब गर्ल्स लेती हैं, हम एक सिनेरियो बनाते हैं कि अगर कोई ले रही है गर्ल्स, तो उस टाइम पे ओवुलेशन तो रुका, लेकिन जैसे ही आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना बंद करोगी, देन वो फिर से एग आने लगेगा, एग मैच्योर होकर फिर से वो सिक्रीट होगा। लेकिन अगर कोई मेल ले तो स्पर्मिसाइड, स्पर्म तो नहीं बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस तो होगी, लेकिन उन लोगों में देखा गया कि 100 में से अगर 100 मेल ले रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस रोकने वाला पिल्स, तो उसमें 10-20 ऐसे लोगों में लाइफ टाइम स्पर्म दोबारा बन ही नहीं रहा है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपका दोबारा वो हो सकता है कि दोबारा वो बनने लगेगा, और जब आप कंसीव करना चाहो
तब कर सकती है, लेकिन एज अ मेल उनमें ये कंडीशन देखने को मिली, तो उनको प्रेफर नहीं किया जाता है। ज्यादातर उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉन्डोम बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एंड मेथड है, हम लोग जानते हैं। सो इनहिबिशन ओवुलेशन करवाएगा, देख ले कि निगेटिव फीडबैक के थ्रू अगर एलएच सर्च नहीं होगी तो ओवुलेशन नहीं हो पाएगा। सर्वाइकल म्यूकस और क्या करता है, सर्वाइकल म्यूकस का थिकनिंग करता है। मेन कौन, प्रोजेस्टेरोन। अगर कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही है तो उसमें एस्ट्रोजन रहेगा एंड प्रोजेस्टेरोन रहेगा। एक तो देखे कि निगेटिव फीडबैक है, जैसे कि एलएच सर्च नहीं तो ओवुलेशन नहीं हुआ। प्रोजेस्टेरोन देखे थे कि स्पेशली ये सर्वाइकल म्यूकस थिक कर रहा था, थिक करने की वजह से स्पर्म पेनिट्रेट मतलब करके जा फैलोपियन ट्यूब तक जा ही नहीं पाएगा। अगर नहीं जा पाएगा तो नहीं जाइगोट बन पाएगी और आगे कंसीव नहीं हो पाएगा। इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस मेकिंग इट डिफिकल्ट स्पर्म टू पेनिट्रेट एंड वहां। और अगर समझो कि हमने एफएसएच एलएच हो आ भी गया, हमने एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन देते हुए भी अगर वो जीएनआरएच के थ्रू एफएसएच एलएच आ गई और ओवुलेशन हो भी गया, तो एक और काम कि अब पेनिट्रेट नहीं होगा। तो एक डुअल मैकेनिज्म है जिसके वजह से फाइनली हमारा काम है कि जिस जिस जहां जहां से पॉसिबिलिटी है कि कंसीव वो कर सकते हैं, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, वहां सब पे काम किया जा रहा है और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन करता है। एक और काम करेगा कि ठीक है पेनिट्रेट भी कर गया, फिर वहां से ओवुलेशन भी हो गया, तो इंडोमेट्रियल चेंजेस, क्योंकि फाइनली अगर स्पर्म एंड ओवम मिलेगा तो जाइगोट जो बनेगी उसे इंडोमेट्रियल लाइनिंग में आके अटैच होना है, तो उसके लिए इन्वायरमेंट भी चाहिए ये यूट्रस का, इंडोमेट्रियल लाइनिंग का। सो इंडोमेट्रियल चेंजेस क्या करता है, ये जब भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को ले रहा है तो इट मेक अ यूटेराइन लाइनिंग इंडोमेट्रियल अनफेवरेबल, इम्प्लांटेशन जैसा बना है। जैसे कि आप हॉस्टल, ठीक है, पहले आपके घर में नाम नहीं लिखवाया जा रहा था कि कॉलेज तुम नहीं जाओगे, अब हुआ क्या कि पापा जिस तरह से मान गए, नाम लिखवा दिया गया। गाड़ी की बंदोबस्त नहीं हो रही थी, अब एक और भी रीजन बाधा आ सकता है कि आपको कहीं से बिहार से पंजाब जाना है, बिहार से रांची आना है, वट एवर जहां भी जाना है, तो उसके लिए गाड़ी चाहिए, पैदल तो आओगे नहीं, तो गाड़ी रोक दी गई, तो एक बाधा हो गया। चलो दोनों आपने कैसे कैसे गाड़ी वाड़ी का भी ट्रेन वेरेन का बंदोबस्त कर लिया, आप आ गए। अब ऐसा होगा कि इतना ज्यादा टॉक्सिक माहौल कॉलेज में हो जाए, इतना ज्यादा नॉर्मल होता है, सब वो बियर करना ही पड़ता है अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए। अभी मत करना कि छोड़ देना मेरे कहने पे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाए, आपको सही से खाना ना मिले, पानी नहीं मिले, तो आप क्या करोगे, चाहे भले ही घर वाले मान गए हो, यहाँ फिर भी छोड़ दोगे ना। मतलब कॉलेज अगर सर्वाइवल ही नहीं रह पाया तो छोड़ दोगे। तो उसी तरह से यहाँ है कि मेन फाइनली हमारा यही है कि वो दोनों मिले ना, जाइगोट बने ना, इम्प्लांट ना हो, कंसीव ना करे। तो अगर वो मिल भी गए, आपको कॉलेज मिल भी गया पर फिर भी वहाँ का टॉक्सिक है, तो आप छोड़ दोगे। तो उसी तरह से इसका इन्वायरमेंट ऐसा ही जहाँ पे उसे रहना है, फाइनली बनेगा, फिटस वो आगे डेवलप होगा, वो इन्वायरमेंट ही अनफेवरेबल हो जाता है, प्रिवेंटिंग जाइगोट फ्रॉम अटैचिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गई कि वो एग भी आया, स्पर्म भी गया, तो जाइगोट बन ही जाएगा। बनने के बाद जहां उसे रहना है वो उसका एनवायरनमेंट ऐसा बना दो कि ये मतलब वहां पे ग्रोथ ही ना हो पाए। तो दिस इज बहुत इजी है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ नहीं अभी तक आप पढ़े हो। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को लिया जा रहा है, एस्ट्रोजन में 0.03 और एक में लास्ट में 0.02 आया, वो दोनों नाम याद रखना कि माला डी में क्या है, माला एन में क्या है, एन और डी से है, और एस्ट्रोजन तो एक ही है। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में एग्जांपल दे दी कि पापा को मनाए, फिर गाड़ी का बंदोबस्त किया, फिर हॉस्टल आए, लेकिन सब में सब चाह ये रहा है, कायनात ये चाह रहा है कि आप कोर्स ना करो, ऐसा ना हो, मतलब आप कोर्स अपना अच्छे से कंप्लीट करो। तो ये सब रीजन फाइनली होगा क्या कि नहीं हो पाएगी। तो उसी तरह से इसका याद रखना है कि पहले तो ओवुलेशन ना हो, फिर स्पर्म ना आ पाए, और स्पर्म आ भी तो उसका एनवायरनमेंट रोक दो। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एग्जाम में आता है, ये आप लिखोगे। डोजेज एंड रूट का देख लेते हैं। रूट कैसे देते हैं, तो ओरली दिया जाता है 1 टैबलेट डेली। शेड्यूल देखोगे तो द लेडी स्टार्ट डे 5 से, देखो समझा देती हूँ, ये आप चाहो तो खुद से बना सकते हो ऐसा, ये बनाना, और 1 2 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती है, वीकली ये चलता है। फिर 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, और ये जो 7 रहेगा 21 से लेके 22 23, मतलब यहाँ तक देख लो, ये पूरा जो चलेगा 28 डेज तक। उसमें जैसे ये यहाँ से स्टार्ट हुई, वो 5 डेज से लेना स्टार्ट करेगी, क्योंकि देखिए हम लोग कि चाहे माला डी हो, माला एन हो, चाहे कोई भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लिया जा रहा है, तो उसमें 21 डेज तक मेन हार्मोन वाला टैबलेट चलेगा एंड 7 डेज आयरन दिया जाता है। तो 5th डे से लेना स्टार्ट करेगी, तो 5th से लेना स्टार्ट किए, 6
7, 8, 9, 10, 11 ऐसे वो पूरा एक पत्ता उनका खत्म हो गया, मतलब मेंस्ट्रुएशन आने के बाद 5वां दिन से वो लेना स्टार्ट की। उन्हें समझाना भी आपको यही पड़ेगा कि 5वां दिन से लेना आपको स्टार्ट करना है। ऐसे लेते लेते वो 11 ये यहाँ तक आएगी, मतलब 25 डेज तक ऐसा, क्योंकि 5 से स्टार्ट किया तो 21 गोली खत्म करने में 25 ऐसा आएगा। और फिर 25 डेज के बाद जो 26, 27 होता है, 28 होता है एंड उधर 5 जो जाएगा, मतलब एक आइडियल जिसका 28 डेज का साइकिल है उनके लिए ये बहुत ही मतलब एक सटीक पड़ता है कि वो फिर 7 डेज आयरन का गोली लेंगे। और जब आप ये वाला बनाओगे, ये एग्जाम में बनाना बहुत इजी है, तो लास्ट वाला जो 7 डेज आयरन बनाओगे वो आप ब्लैक से यहाँ पे इस तरह से बनाना। जस्ट सेकेंड, ब्लैक बस मिल जाए भाई, तुम रुक, ऐसे बनाना ताकि उन समझ पाए और इससे एक अच्छा मतलब कॉपी पे लगेगा कि हाँ ये अलग है एंड ये आयरन ऐसे शो कर देना, ये हार्मोन टैबलेट और ये आयरन। तो यही ऐसे लेना होता है, ऐसे शेड्यूल की जाती है। अब रेजिमेंट देखोगे तो इसमें मोनोफेजिक होती है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, उतना भारी भरकम है नहीं। तो मोनोफेजिक का मतलब क्या है कि द फर्स्ट 3 वीक कंटेन आइडियल पिल्स, की मतलब सारे पिल्स एक जैसे होंगे, जो भी हार्मोन से एक जैसे होंगे। बट बाइफेजिक नाम से ही समझ में आ रहा है कि पिल्स जो है वो अलग अलग। सो द कॉम्पोजिशन ऑफ 21 पिल्स वेरी इनटू 2 स्टेजेस की, पहले 10 डेज अलग है, फिर 11 डेज में कॉम्पोजिशन पिल्स अलग जा रहा है। देन कई ट्राइफेजिक होते हैं जिसमें कि 7 डेज का अलग, फिर जो अगला 7 डेज होगा 7वां से लेकर 14 दिन 14 डेज तक वो अलग कॉम्पोजिशन पिल्स है। देन 21 डेज तक अलग है, और आयरन तो सब में अलग होगा ही होगा। तो ये ट्राइफेजिक होगा। ज्यादा जो यूज किया जाने वाला है वो मोनोफेजिक यूज किया जाता है कि 21 डेज तक एक ही टाइप के पिल्स होंगे। तो ये भी हम लोग डिस्कस कर लिए। इंडिकेशन यूज कहाँ करते हैं, कब ओसीपी किनको लेना है, कौन और ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। तो न्यूली मैरिड, लिविंग, वो साथ में रह रहे हैं बट उन्हें कंसीव नहीं करना है, तो उस कंडीशन में वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज मतलब फीमेल यूज करती है। देन स्पेसिंग बिटवीन चिल्ड्रन, ये भी आप हॉस्पिटल में जाओगे देखने को मिलेगा, फैमिली प्लानिंग वाला यूनिट में चीजें रहती है। अब देखोगे अगर ओबीजी का ड्यूटी ये सब मिला तो वहां पे देखोगे कि एक बच्चा में अभी 3 साल का गैप चाहिए, क्योंकि वो सही से मैच्योरेशन बच्चा का भी और माँ का भी बॉडी उस तरह से तैयार होता है कि अगला बच्चा वो कंसीव कर सके। तो उस टाइम पे स्पेसिंग ऑफ 3 ईयर, क्योंकि लैक्टेशन के टाइम पे 6 मंथ हो सकता है कि उसमें भी आ जाती है ईरर, या फिर कोई कभी कभी होता है, वो सब जब डिस्कस करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो चलो 6 मंथ तो फिर भी रुक गया, उसके बाद 3 साल का गैप चाहिए, तो उस टाइम पे तो कंसीव होने की चांस है ना, तो वहां पे ये दी जाता है। ओसीपी यूज करेगी जिससे कि वो कंसीव ना करेंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहाँ पे ओसीपी एब्सोल्यूट, मतलब वैसे जैसे वो आई है आपके पास और बोली कि हमें बेबी अभी नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए है, या फिर हम लोग अभी कंसीव, हम बेबी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हमें कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना है, आप बताइए। तो आप जब ओसीपी उन्हें सजेस्ट करोगे, ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव उन्हें सजेस्ट करोगे, देन अगर उनमें ये सारी कंडीशन रही तो ओसीपी आपको नहीं देना है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देना है। कब? ए बैंक हैव अ वेरियस स्कीम टू प्रोवाइड होम लोन ड्यूरिंग अ मे, आप याद रख सकते हो, नहीं तो खुद से भी निमोनिक बना सकते हो, जिसमें कि बी स्टैंड फॉर कि ब्रेस्ट कैंसर अगर रहा तो उन्हें नहीं दोगे, क्योंकि एस्ट्रोजन अगर दे रहे हो तो वो और ज्यादा बॉडी में मतलब उनका चांस है, एस्ट्रोजन से जानते हो सेंसिटिव, बहुत ब्रेस्ट कैंसर बहुत बार डिस्कस करके आए हैं, तो उनमें ये चांसेस रहेगी ब्रेस्ट कैंसर, और भी फिर वो दुगना रिस्क हो जाएगा। तो जिनका ब्रेस्ट कैंसर का हिस्ट्री फैमिली में है, ये सब है, तो उन्हें नहीं देना। एज फॉर हाइपर ग्लाइसेरिडीमिया, मतलब हाई कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड हो, क्योंकि ये और बढ़ाता है एस्ट्रोजन, तो उन कंडीशन में भी नहीं देना। बी स्टैंड फॉर कि अगर वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है अनडायग्नोस्ड, तो उस कंडीशन में भी एस्ट्रोजन नहीं देना होता है। स्मोकर हो तो उस कंडीशन में भी और ये हार्ट अटैक, ये सबकी चांसेस ज्यादा बढ़ जाती है। देन थ्रोम्बोइम्बोलिज्म में खुद एस्ट्रोजन करवाता है, तो जिनमें थ्रोम्बोइम्बोलिज्म उनको नहीं देना। प्रेगनेंसी की कंडीशन में तो खुद ही नहीं देना, बिकॉज प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा देगा। देन हाइपरटेंशन की कंडीशन में भी नहीं देना। एंड लिवर डिसफंक्शन हो, डी स्टैंड फॉर डायबिटीज हो, एम फॉर माइग्रेन, क्योंकि हाइपरलिपिडेमिया जैसे ऊपर देख रहे हो ना, तो इन सब कंडीशन में नहीं देना। माइग्रेन में क्यों नहीं देना, स्पेशली विथ ऑरा हो तो, क्योंकि ये वेसल्स को डायलेट करता है एस्ट्रोजन देने की वजह से, तो और ज्यादा उन्हें पेन फील होगी। तो एक फीमेल आई और बोल रही कि हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करना है, हमें पिल्स चाहिए, तो उससे पहले आपको ये सब पूछना है उनसे, ये सारा अगर ये रहा तो
नहीं देंगे, कुछ दूसरे मेथड उन्हें सजेस्ट करेंगे। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो ये कार्डियोवैस्कुलर चांसेस होती है एस्ट्रोजन से रिलेटेड। दिस इज द रीजन कि इसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तभी हम लोग जो न्यू लाए थे उसमें एस्ट्रोजन की लेवल कम किए थे, 0.02 सिर्फ यूज किया जाता है। सो कार्डियोवैस्कुलर ये इंक्रीज एमआई का रिस्क बढ़ा देता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन का, सेरेब्रल थ्रोम्बोलिज्म, डीवीटी एंड हाइपरटेंशन की चांसेस ज्यादा होती है, इसीलिए एब्सोल्यूट कंट्रा इंडिकेटेड भी था। मेटाबॉलिक देखे तो प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड है, ये ओबेसिटी करवाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया इसकी वजह से होगी, डायबिटीज रिस्क बढ़ जाता है, एंड ये ऑलरेडी इसमें ज्यादा है और फिर आप हाइपरग्लाइसीमिया कर रहे हो तो उस कंडीशन में तो डायबिटीज ही रिस्क बोलेंगे ना। एंड अल्टर्ड लिपिड प्रोफाइल, ये प्रोजेस्टेरॉन से रिलेटेड कि अगर कोई ओसीपी ले रही है तो ये सब सिम्टम आएंगे। जनरल देखे तो ब्रेस्ट टेंडरनेस देखने को मिलना, हेडेक एंड माइग्रेन उन्हें फील होगी, क्योंकि वेसल्स डायलेट करते हैं तो नॉर्मली भी अगर उन्हें माइग्रेन का हिस्ट्री नहीं है पर फिर भी सर्वर में दर्द रहेगा। कार्सिनोजेनिक भी होता है लॉन्ग टर्म यूज करने से। जब भी अगर कोई लॉन्ग टर्म यूज कर रही है, एस्ट्रोजन लिया जा रहा है, तो सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर का चांस बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन लेने से इनके ऊपर जो रिसेप्टर होते हैं वहां पे एस्ट्रोजन जाके बाइंड करता है और बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट होगा, और प्रोलिफरेट होगा तो वही कैंसर की कंडीशन है। लेकिन ध्यान रखना कि ये ब्रेस्ट एंड सर्वाइकल कैंसर तो एस्ट्रोजन की वजह से इसका रिस्क तो ज्यादा है कि ये होगा, बट कुछ रिस्क रिड्यूस भी करता है। जैसे कि अगर कोई ओसीपी ले रही है, मतलब उसमें एस्ट्रोजन ले रही है, तो उनमें कोलोन, ओवेरियन एंड इंडोमेट्रियल कैंसर होने की चांसेस नहीं होता, ये रिड्यूस कर देता है। तो ये पॉजिटिव निगेटिव हम लोग कैंसर वाला में पढ़े थे। रोल ऑफ नर्स आपका क्या, अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हो, अगर कोई फीमेल ले रही है तो पहले तो हिस्ट्री लोगे, जो भी साइड इफेक्ट है उसको देख लेना, देन एजुकेशन, यही सब की मिस्ड पिल। हाँ, एक बात और कि वन पिल, ये चीज आपके पास आएगा कि अगर वन पिल मिस हो गई तो टेक एज अ सुन रिमेम्बर कि अगर वो दूसरा दिन भी, अकॉर्डिंग टू सीबीएस पब्लिकेशन आप देखोगे तो वहां भी देखने को मिल जाएगा बुक में कि अगर वो एक दिन मिस कर चुकी हो तो वो दूसरा दिन 2 पिल्स ले सकती है, लेकिन अगर लगातार मिस कर गई तो फिर उन्हें स्टॉप करना चाहिए और कॉन्ट्रासेप्टिव में दूसरा मेथड लाइक मेल कॉन्डोम यूज करेगा, नहीं तो वो फिर लेते हुए भी कंसीव कर लेगी। क्योंकि देखे हम लोग ना कि अगर एस्ट्रोजन जैसे ही बॉडी में आपने पिल्स लेना छोड़ दिया, जैसे ही एस्ट्रोजन बॉडी में ज्यादा होगा, ये तो निगेटिव फीडबैक जो लगातार अब तो उन्हें लगेगा ना कि हाँ अभी खत्म है, तो अब वो हाइपोथैलेमस सिक्रेट कर देगा और एफएसएच एलएच जैसे ही आएगी ओव्यूलेशन हो सकती है, और ओव्यूलेशन के बाद वो कंसीव कर सकती हैं। तो ये हमेशा उन्हें बताना है, 3 एंड मोर पिल्स मिस कर दी तो टेक पिल एज अ सून एंड रिमेंबर, एंड मतलब एक मिस की तो दूसरे दिन ले लेगी, एंड अगर 2-3 मिस की तो लेगी, लेने के लिए तो लेगी ही लेगी, एंड मेल को बोलेगी कि आप मतलब कॉन्डोम उनका मेल पार्टनर यूज करेगा ताकि वो कंसीव ना करे। इफ पिल्स आर अ मिस्ड वीक 3, क्योंकि वो ऐसे ही बताएगी कि वीक 1 में मिस हुआ या फिर वीक 2 में, तो अगर वीक 3 में हुआ है तो थ्रो अवे अ ओल्ड पैक, एंड फिर वो करेगी क्या, स्टार्ट अ न्यू वन इमीडिएटली एंड यूजिंग अ बैकअप मेथड लाइक कॉन्डोम यूज करेगी, जिससे कि वो कंसीव से बचेगी। नहीं तो उनका ओरल जो कॉन्ट्रासेप्शन, जो स्पेसिंग है या फिर जो भी वो कंसीव नहीं करना चाहती है वो अनवांटेड फिर बेबी प्लानिंग हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या देना है, एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग द पिल्स डेली एट अ फिक्स टाइम, आपको बताना है। इनफैक्ट 3 घंटे का भी गैप नहीं होना चाहिए कि रोज जिस टाइम पे लेती है उसी टाइम पे लेना है। नहीं तो अगर वो जैसे कि वो बोल रही है कि हम रोज लेते हैं, एक दिन सुबह ले रही है एक दिन शाम ले रही है, ऐसा नहीं करना होता है, नहीं तो इसका इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। और 3 घंटे भी अगर वो ये करती है तो फेलियर चांस बढ़ जाता है। हार्मोन नेक्स्ट देखते हैं, तो ये रहा आपका ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, बहुत ही इजी है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के बारे में वो कॉम्पोजिशन याद रखना, मालाइन के बारे में, और 0.03 एंड 0.15 वो तो कॉम्पोजिशन आप नहीं भूलने वाले हो, और साइड इफेक्ट भी फैमिलियर ही है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन वो ट्रिक से याद रख लेना, और रोल ऑफ नर्स में आप पिल्स जब छूटे तो उसे एम्फोसाइज करके लिखोगे। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या है, इज अ फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज फॉर रिप्लेस द हार्मोन प्राइमरी एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी एक इनको दिया जाता है जब मेनोपॉजल की कंडीशन हो जाए। जैसे देखो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में भी आप एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन देखें, एक नॉर्मल अमाउंट में सारा चीज चाहिए। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा है देन वहां पे देखे हो कि एस्ट्रोजन कब ज्यादा होगा कब कम होगा, किसकी लेवल कब कम होनी चाहिए जिसकी वजह से फेवरेबल इन्वायरमेंट हो। अगर आपको याद नहीं है देन रुक जाओ, यहाँ पे इतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, ओबीजी अभी आ रहा है, उन सब में भी आप डिटेल में एक एक हार्मोन के बारे में पढ़ने वाले हो बहुत डिटेल से। तो हम लोग देखें कि वहां हमें कॉन्ट्रासेप्शन भी रोकना था तो भी हम लोग हार्मोन का यूज कर लिए, और मेन पाथवे भी समझा दी कि आखिर हार्मोन जाके कर क्या रहा है, नेगेटिव फीडबैक के थ्रू एफएसएच आ नहीं रही, जिसकी वजह से सारी चीजें नहीं हो रहा है। अब हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होगा, यहाँ पे बेबी या फिर बेबी को रोकने से प्लानिंग ऐसा कुछ रिलेटेड नहीं है। मेनोपॉजल के बाद एस्ट्रोजन मतलब ये जो हार्मोन्स है वो कम हो जाता है। अब एस्ट्रोजन
अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा है तो वहां पे हमने देखा कि बोन के ग्रोथ के लिए, कार्डियो हेल्थ के लिए रहना सही है। दिस इज रीजन कि एस्ट्रोजन हमारे पास है एक वरदान, जिसकी वजह से एट कंपेरिजन टू मेल हमारे अंदर हार्ट की बीमारी वाले रिस्क कम होते हैं। तो अगर जैसे ही मेनोपॉज होता है एस्ट्रोजन का लेवल कम जाता है, कम हो जाएगा, तो बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलती है बॉडी में, फीमेल बॉडी में। तो उस टाइम पे उस सिम्टम को मैनेज करने के लिए बाहर से हम लोग एस्ट्रोजन देंगे और वही हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोला जाएगा। तो सब बहुत ईजी है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इज द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूज्ड टू रिप्लेस द हार्मोन, प्राइमरली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को दिया जाता है दैट अ वुमेन बॉडी स्टॉप। किनको दिया जाएगा? क्या आपको, हमको, किसको? बॉडी, जिनका बॉडी स्टॉप कर चुका है एडिक्वेट अमाउंट में। मतलब ये कब होता है? एडिक्वेट अमाउंट में अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं आ रहा है तो वहां पे हम लोग रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस का तो यही फंडा ही है। ये कब होता है? ज्यादातर मेनोपॉजल वुमेन में देखने को मिलता है। इंडिकेशन एचआरटी का कब हम लोग ये इंडिकेशन क्या है कि हमें किनको, जैसे सब में मेनोपॉजल होती है तो क्या सबको ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आ जाना और सब सजेस्ट करते चलोगे कि हाँ अभी जैसे मम्मा का या फिर आंटी का खत्म, मतलब अभी मेनोपॉजल की कंडीशन है तो आप उन्हें बोल दो कि सुनो आपका तो खत्म हो गया, ये आता है एचआरटी, उसे लेना स्टार्ट कर दो। नहीं, इसके लिए कुछ इंडिकेशन होते हैं, कुछ साइन सिम्टम उनमें स्पेसिफिक देखने को मिल जाए, दैट मीन्स कि वो अब उन्हें लेना होगा। सो द प्राइमरीली पर्पस एचआरटी एलिवेट द अनप्लेजेंट सिम्टम एसोसिएट। मेनोपॉज के बाद अगर अनप्लेजेंट सिम्टम आने लगे तब लेना स्टार्ट किया जाता है, जो कि मेनोपॉजल हम लोग जानते हैं 45 से 50 साल की उम्र में देखने को मिलेगा। तो क्या सिम्टम अनप्लेजेंट आती है? तो वहां पे वैसोमीटर सिम्टम आना। इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग हॉट फ्लशेस। मेनोपॉजल हुआ और हॉट फ्लशेस की अगर साइन देखने को मिल रही है, चेहरा रेड हो जा रहा है क्योंकि वेसल्स डायलेट होते हैं, और हाइपोथैलेमस का अगर आप डीप जाओगे, वैसे हॉट फ्लशेस के बारे में बहुत डिटेल में ओबीजी में पढ़ोगे तो वहां मतलब मिलता है कि हाइपोथैलेमस एक सेट पॉइंट से बहुत ज्यादा टेम्परेचर कर देता है। हमारा बॉडी सोचता है कि टेम्परेचर को मतलब बाहर, वही हीट को बाहर फेंके, लॉस करे, जिसके वजह से सब रेड वेड वेसल डायलेट सब होते हैं। सो हॉट फ्लशेस जैसे साइन देखने को मिलते हैं। नाइट स्वेट, अगर हॉट फ्लशेस एंड नाइट स्वेट किसी वुमेन में, उन्हें बहुत ही गर्मी फील होती है और चेहरा लाल हो जाता है, तो हॉट प्लेसेस है तो उनमें फिर एचआरटी सजेस्ट किया जाएगा। वो डॉक्टर के पास जाएगा, अपना सिम्टम बता रही तो उन्हें एचआरटी फिर डॉक्टर देंगे, सजेस्ट करेंगे। जेनिटो यूरिनरी सिम्टम, इट ट्रीट द वेजाइनल एट्रोपी, ड्राइनेस एंड पेनफुल इंटरकोर्स है, तो उस टाइम पे उन्हें एचआरटी लेना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन करना है। एचआरटी इंडिकेटेड फॉर अ प्रिवेंशन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे कि हड्डियों में ये बहुत कॉमन है, ये तो देखने को ही मिलता है, ज्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि बोन हेल्थ के लिए एस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट था। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी है तो उसे रोकने के लिए हिप फ्रैक्चर पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, और यही रीजन है कि ज्यादातर वो गिरेंगी, उनका हिप फ्रैक्चर हो जाता है क्योंकि एस्ट्रोजन कम होने से सारी सिम्टम आती है। तो उनमें फिर ये एचआरटी मतलब एस्ट्रोजन दिया जाएगा तो उनकी कंडीशन इसमें रिलीफ रहेगी। ये आप रील्स वील्स में भी देखे होंगे। अब रील्स भी देखते हो तो अच्छा मेडिकल को फॉलो करके रखो, मेडिकल वाले जो भी नॉलेज होते हैं, क्योंकि वो होता ये है कि जैसे मैं भी अगर शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ तो बहुत लंबा टाइम सर्च करने के बाद 1 मिनट में कुछ आपको ऐसे ही रील्स ये देख रहे हो और उसी टाइम पे आपको मिल जाएगा। तो आगे वो उन चैनल्स को, मैं अपना नहीं बोल रही हूँ, किसी का भी, वो जो अच्छे से आपको समझा देते 1 मिनट में, तो उनको फॉलो कर लेना, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाती है वहां से। टाइप्स ऑफ रेजिमेन देखे तो या तो सिर्फ इसमें एस्ट्रोजन वाली पिल, उनमें ट्रीटमेंट जब देना स्टार्ट करेंगे जिनको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रहा है, तो या तो सिर्फ एस्ट्रोजन वाली थेरेपी दिया जाएगा, सिर्फ एस्ट्रोजन उसमें पिल्स रहेगी। रिकमेंडेड ओनली फॉर अ वुमेन हु हैव अंडरगो हिस्टेरेक्टोमी है, उनके लिए ये दिया जाएगा। यूजिंग एस्ट्रोजन अलोन, क्योंकि अगर जिनको यूट्रस जिनमें है उनको अगर सिर्फ एस्ट्रोजन दे रहे हो तो फिर समझ लो कैंसर होने की चांसेस उनमें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन कंबाइन थेरेपी, भैया यूजिंग एस्ट्रोजन अलोन विथ यूट्रस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर, तो ये भी आप देख लेना। कंबाइन थेरेपी एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन, मतलब पहले या तो एस्ट्रोजन देंगे तो वो किन में देंगे? जिनका यूट्रस नहीं है। देन एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन अगर देखें तो इसेंशियल है फॉर अ वुमेन विथ इंटैक्ट यूट्रस, जिनका यूट्रस है तो उनमें फिर आप कंबाइन थेरेपी दोगे जिसमें कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों दिया जाता है। मंथली एचआरटी चलेगा, मतलब मंथ में एक लेना है, या फिर 3 मंथली एचआरटी चलता है। मंथली में क्या है कि एस्ट्रोजन टेकन डेली विथ, मतलब वनली है या फिर कंबाइन, जैसा भी है वो पिल्स के रूप में, कंबाइन भी हो तो एक ही पिल्स में डाल दिया जाएगा। तो वो ले रही है तो या तो ये मतलब उन्हें रोज लेना है तो ये मंथली बोला। एस्ट्रोजन इज टेकन डेली विथ अ प्रोजेस्टेरोन एडेड
द लास्ट 14 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये चीजों को ध्यान रखना है, ये मंथली हो गया। लेकिन ये 3 मंथ वाला से आपका और कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि एस्ट्रोजन टेकन डेली विद अ प्रोजेस्टेरोन एडेड फॉर अ 14 डेज एवरी 3 मंथ पे, ये लास्ट में जोड़ा जा रहा है। यहाँ देखो क्या बोला है, फिर से देख लेते हैं कि एस्ट्रोजन टेकन डेली विद प्रोजेस्टेरोन एडेड फॉर द लास्ट 14 डे। तो ये मंथली था कि हर लास्ट में जोड़ना है उन्हें। एस्ट्रोजन तो चल रहा है, तो चल ही रहा है, पर ये मंथली ही 14 डेज पे प्रोजेस्टेरोन जोड़ा गया। बट इस कंडीशन में क्या है कि सिर्फ वो एस्ट्रोजन ले रही है, मतलब 3 महीना पूरा लेगी, लेकिन लास्ट का जो 3 महीना है उसमें 14 डेज वो प्रोजेस्टेरोन को ऐड करेगी। तो ये 3 मंथली एचआरटी होता है। और कॉन्टिन्यूअस कंबाइन तो आप खुद बता देंगे कि इसमें दे दो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जैसे 14 डेज रुकना उकना नहीं है। जैसे मंथली भी था तो उसमें 1 मंथ एस्ट्रोजन लिए थे, लेकिन लास्ट 14 डेज में प्रोजेस्टेरोन लिए थे। वही 3 मंथ वाला में पूरा 3 मंथ एस्ट्रोजन लिए थे, लेकिन लास्ट में 14 डेज जोड़े थे। जब कंटिन्यूअस का बात होगा तो लो डोजेज ऑफ अ बोथ हार्मोन आर टेकन डेली विदाउट एनी, कोई प्रोजेस्टेरोन को रोकना नहीं है, मतलब पूरा कंबाइंड दोनों डेली लिया जा रहा है। तो ये भी याद रखना। कौन कौन से ड्रग यूज होते हैं, तो वही होगा एस्ट्रोजन में इथिनाइल एस्ट्राडियोल, जो कि पहले भी देखे थे। तो मतलब ये एस्ट्राडियोल, एस्ट्रोजन का फॉर्म तो आपको सिर्फ एक याद रखना है, इथिनाइल एस्ट्राडियोल, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल में था या फिर एचआरटी में था। प्रोजेस्टेरोन का बदल जाता है, ये इसमें या तो मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन होगा या फिर नॉर्थिन, ये जो कि माला एन में था वही वाला ये साथ में है, एंड टिबोलोन होगा। तो ये सब यूज किया जाता है ड्रग के रूप में। जब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन साथ में दे रहे तो उसमें आखिर है कौन सा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का फॉर्म, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट पाए जाते हैं। तो ये वाला है, ये बस लिखना होगा आपको। डोजेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कैसे देते हैं, तो ये डोजेस का देखें तो डोज ऑफ एस्ट्रोजन यूज इन एचआरटी सब्सटेंशियली लोअर देन यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, से भी कम होगा, बिकॉज एस्ट्रोजन उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ नॉर्मल चाहिए, बट ज्यादा होगा तो देख रहे थे कितने सारे एडवर्स इफेक्ट आ रहा था। तो ये सब का ध्यान रखना। कंफ्यूजन हो सकती है कि आपका इसमें होगा कि कहीं पे आप देख रहे हो कि एस्ट्रोजन ही अच्छा है और वही चीजें खराब हो जा रही है। हार्ट के लिए सही था, इंडोमेट्रियल के सही था, और वही फिर से मतलब अब ज्यादा हो जा रहा है तो उसके लिए भी खतरनाक बन जा रहा है। तो ये चीजें होती है बॉडी में कि जो नॉर्मल रहना सही है, अगर ज्यादा भी हुआ तो ज्यादा प्रोलिफरेट होना, ज्यादा हार्ट पे रिस्क बढ़ जाना, तो कोई भी चीज ज्यादा भी सही नहीं होता है। तो एक नॉर्मल लेवल रहना चाहिए, और यही रीजन है कि डोज आप नहीं बता देते या फिर एरे गैरो लत्तू खैरो नहीं बता देता है कब कितना चाहिए, किन्हें लो डोज में से काम चल जाएगा, किन्हें हाई डोज चाहिए, ये डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। हाँ आप पढ़े रहोगे, आप भी दे सकते हो, लेकिन अथॉरिटी नहीं है, डॉक्टर ही वो बताते हैं, वो एमडी ये सब सब करके रखते हैं, उनका स्पेशलिस्ट। हमारा काम हॉलिस्टिक केयर देना होता है, हमारा भी काम कम नहीं है, बट हाँ हमारा काम अपना जितना भी है वो बहुत अच्छा है। एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो ओरल देना होगा या फिर ट्रांसडर्मल पैचेस के, ये तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है और सबसे ज्यादा ओरली ही यूज किया जाता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो बिजनेस वुमेन है, काम कर रही है, वो बोली कि हम नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए पैचेस रहता है, टिपिकली जेल्स क्रीम, ताकि वो ये बहुत इजी है उनके लिए। बट बहुत कम लोग इसको यूज करते हैं। देन वजाइनल रिंग्स आता है, नुआ रिंग्स, ये प्रोजे रिंग इंसर्ट फॉर, और वजाइना के पास इंसर्ट कर दिया जाएगा, या फिर क्रीम फॉर अ लोकलाइज सिम्टम, सबडर्मा में पैलेट या फिर इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो ये सब देखो, ये पैलेट है जो कि इस तरह से यहाँ पे डाला जाता है जिससे कि हार्मोन मिल जाएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ नहीं यूज करेंगे, तो जो आपने ओरल में पढ़ा था वही, अनडायग्नोस अगर ब्लीडिंग हो रही है तो कैंसर की दैट मीन्स के चांस है, तो उनमें और नहीं दोगे, और भी ब्लीड और भी खतरा बढ़ जाएगा। हिस्ट्री एंड ब्रेस्ट कैंसर हो तो, क्योंकि एस्ट्रोजन लेने से इन सब का, और उनके फैमिली में भी हिस्ट्री हो तो भी हम एचआरटी हो या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं देते हैं। अचीव हिस्ट्री ऑफ पहले से ही, और ऊपर से ये भी करवाता है डीबीटी, तो इनमें भी नहीं देना। लीवर डिजीज, प्रेगनेंसी जो पहले पढ़े थे उस समय, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में अगर दे रहे हो तो और कंडीशन वर्स कर देगी, प्रेगनेंसी टर्मिनेट भी हो सकता है, तो ये आप लिखोगे। साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, तो ऊपर वाला ही, हेडक, ब्रेस्ट टेंडरनेस, सीरियस में आता है ब्रेस्ट कैंसर, स्ट्रोक, कार्डियोवेस्कुलर से देखोगे तो कोरोनरी हार्ट वर्कलोड सब बढ़ जाएगा। तो ये आप पहले भी देखे थे, यहाँ भी यही चीज है। रोल ऑफ नर्स में वही असेस करना है उनकी कोई साइन सिम्टम, ब्रेस्ट कैंसर फैमिली, ये सब आपको हिस्ट्री लेना होगा। एजुकेट करते रहो, वार्निंग साइन, चेस्ट पेन, सीवियर हेडेक आ रहा है तो तुरंत से डॉक्टर के पास आना है। मॉनिटर करते रहना है कि उनमें इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं, काउंसलिंग करते रहना है, यूजिंग पेशेंट टू स्टॉप स्मोकिंग, रिड्यूस द हाई रिस्क, क्योंकि अगर कोई 35 या 30 वो स्मोकिंग करे तो उनमें तो दिया भी नहीं जाना चाहिए, ऊपर हम लोग देखें, और अगर वो ले रही तो उन्हें बोलना, या फिर वो आपको नहीं बताई तो भी आपको एज अ अपना ज्ञान बांटना है, ज्ञान देना है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी। तो ये था पूरा एचआरटी भी इजी था उसी से रिलेटेड, तो ये खत्म हो गया।
वो इंडिकेशन लिख देना कि हॉट फ्लैशेस से सब हो, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे सिम्टम हो, उसे बचाने के लिए हम लोग देते हैं, और ये ड्रग के बारे में लिख देना। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव यहाँ पे जो मेथड, ये भी कंसीव ना करें इसके लिए यूज होगा, लेकिन ये वजाइनल रूट के थ्रू यूज किया जाता है। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव रेफर टू नो वेरियस डिवाइस एंड नंबर ऑफ वेरियस डिवाइस इसमें भी आते हैं, to various devices that a chemical agent is inserted in the vagina produce reversible suppression of fertility। मतलब वजाइना के थ्रू मतलब यूज किया जाना, और यहाँ भी बोला जा रहा है कि फर्टिलिटी को जो है वो रोकेगा, सप्रेस करेगा, कि वो कंसीव ना करेगी। कॉन्ट्रासेप्टिव का यही फंडा ही है, लेकिन रिवर्सिबल, दैट मीन्स व्हाट, कि जैसे ही वो हटा देगी जो भी यूज कर रही है, चाहे वो केमिकल यूज करे या फिर डिवाइस यूज करे, तो दोबारा कंसीव कर सकती है। दे जनरली कैटेगराइज इनटू, एक बैरियर मेथड आता है जिसमें कि कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम भी आज आप देखोगे, मतलब कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन फीमेल है कौन मेल, वो भी हम लोग देखेंगे। केमिकल स्पर्मिसाइड कुछ आता है कि कुछ केमिकल्स ऐसे वहां पे वो अप्लाई करेगी वजाइना के पास, जो कि स्पर्म अगर आ भी गया तो उसे साइड किल कर दे। देन नेक्स्ट है हार्मोनल डिलीवरी सिस्टम, ये आप आगे डिटेल में देखोगे। सो आते हैं टाइप ऑफ वजाइनल में। बैरियर सबसे पहले ये डायफ्राम, डच कैप ऐसा होता है। अब वजाइनल बैरियर, ये बैरियर की तरह काम करेगा, इंसर्टेड बाय अ फीमेल पार्टनर जस्ट बिफोर द इंटरकोर्स टू कवर, ताकि ये सर्विक्स को ये यहाँ पे लगाया जाएगा ताकि ये कवर कर दे। ये मस्ट रिमेन प्लेस्ड ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड रिमूव कर देना है 6 आफ्टर, मतलब 6 घंटे तक, वो 6 घंटे तक रख सकती है। अगर इससे ज्यादा वो रखेगी तो टॉक्सिक सिंड्रोम, जो कि माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़े थे, वो सब होने के चांसेस होती है। देन और वेरियर मेथड में देखें तो वजाइनल स्पंज है, मार्क अंडर द ट्रेड नेम, इसे टुडे भी बोलते हैं, एमसीक्यू में आपसे पूछ सकता है। ये वजाइनल स्पॉन्ज को ही बोल रहे हैं, जो कि बैरियर वाला है। दिस इज अ स्मॉल स्पॉन्ज, ये सेचुरेटेड विद इन द 1 ग्राम ऑफ, इसमें नैनोक्सिलोन रहता है, जो कि प्रोवाइड करता है डबल बैरियर की। एक तो ठीक है, इसे यूज कर रही हुई देखो स्पॉन्ज है, कि अगर इसे यूज कर रही है तो पहले तो स्पर्म जाने की चांस ही कम है, अगर गलती से चल भी गया तो यहाँ पे स्पर्मिसाइडल ये पाया जाता है, जिसके वजह से वो मतलब डबल बैरियर प्रोवाइड कर रहा है, कंसीव करने की चांसेस कम रहती है। क्योंकि देखो कॉन्ट्रासेप्टिव जब भी आप पढ़ोगे, जब भी ये यूज किया जा रहा है, तो इसमें फेलियर रेट कभी भी 100% सॉर्टी के साथ आप नहीं बोल सकते। जस्ट अ मिनट, लाइट का थोड़ा इस बार हो गया। तो कभी भी आप 100%, ये फेलियर सब में होती है, लेकिन किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे डबल बैरियर का ये यूज किया जा रहा है, ये अच्छा ही है, इसमें कम ही चांस रहेगा, बट ऐसा नहीं है कि इसमें भी बोल दोगे कि एकदम ही नहीं। जस्ट लाइट को चेक कर लूँ, हो गया है भाई, ऐसे हो जाता थोड़ा। हाँ चलो देखते हैं। नेक्स्ट आता है फीमेल कॉन्डोम। तो ये फिगर का भी याद रख लेना आप, एक मिनट, कभी कभी टेक्निकल इशू में परेशान कर देती है। हाँ, फीमेल कॉन्डोम क्या है, अल्सो नोन एज अ रियलिटी कंडोम या फिर फैम सील्ड भी बोलते हैं, दोनों नाम याद रखना। इट इज अ वर्न इंटरनली एंड फीचर 2 रिंग। इसमें कैसे कैसे पता कर पाओगे कि कौन सा कॉन्डोम फीमेल का है कौन सा मेल का, तो जैसे मेल का देखोगे तो सिर्फ एक ही रिंग होता है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 रिंग देखने को मिलता है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए मतलब समझ पाओगे कि ये फीमेल कॉन्डोम है। सो यही बोल रहा है कि यहाँ पे 2 रिंग है, आउटसाइड द वेजाइना, एक्सटर्नल रिंग आउटसाइड द वेजाइना, और वो सर्विक्स की तरफ रहेगा। अनलाइक मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम आर रीयूजेबल। जैसे मेल कॉन्डोम एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज नहीं किया जाता है, पर फीमेल कॉन्डोम वो दोबारा यूज कर सकती है। तो ये सब हम लोग पूरा देख लिए, ये बैरियर मेथड था। अब केमिकल स्पर्मिसाइड में हम लोग आते हैं। दे जेल क्रीम फॉर्म, इसमें देखो आप कंफ्यूज हो गए कि स्पर्म जाएगा तो उसमें स्पर्मिसाइडल भी एजेंट पाए जाते हैं, इतना आपको दिमाग में मतलब ये सोचने की जरूरत नहीं है। केमिकल स्पर्मिसाइडल देखते हैं। दे जेल क्रीम फोम सपोजिटरी एंड वजाइनल फिल्म्स इसमें आता है। ये देखो, आप इसे थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, यहाँ पे इसमें केमिकल्स रहते हैं। नेक्स्ट, द प्राइमरी एक्टिव इंग्रेडिएंट इज, और रहेगा कौन सा, स्पर्मिसाइडल। अगर केमिकल का यूज किया जा रहा है तो उसमें क्यों से यूज किया जाएगा, ताकि वो स्पर्म को मारे। तो मेन जो स्पर्मिसाइडल है वो है नैनोक्सिलोन 9। सो यह सरफेस एक्टिव एजेंट, दे अटैच अ स्पर्म, जैसे ही इससे अटैच स्पर्म इससे टच करेगा वो किल हो जाएगा। वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव फेज देखते हैं। डिजॉल्व एज अ जेल अपॉन द इंसर्शन, रिलीज अ स्पर्मिसाइड, ये रिलीज करते रहेगा, विच रिमेन अ फंक्शन फॉर अप टू 3 आवर, और उस टाइम पे वो फिर जब ये स्पर्म आए उसे किल करेगा। देन हार्मोन वजाइनल रिंग्स देख लेते, क्योंकि क्या क्या देखे थे, बैरियर देखे थे, केमिकल देखे थे, और हार्मोनल देखे थे। तो हार्मोनल में नुवा रिंग यूज किया जाता है, रिवर्सिबल रिंग, डाटा रिलीज इथाइल एस्ट्राडियोल एंड स्टोनोजेस्ट्रॉल। इट इज अ प्राइमरी यूज टू 3 वीक
एंड रिमूव फॉर 1 वीक, अलाउड टू विड्रावल ब्लीडिंग। मतलब ये रिंग को दिया जाएगा, वो यूज करेगी और लगातार 3 वीक तक यूज करेगी, मतलब 3 वीक तक उन्हें यूज करना है और जब ब्लीडिंग आती है तब ये रिमूव कर देना है। देन और इस हार्मोन क्यों दिया बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन का ही फॉर्म है। आप देख रहे हो नेगेटिव फीडबैक और वो ओव्यूलेशन नहीं होने देना, ये आप समझ रहे हो। ये नेस्ट्रॉन प्रोजेरिक रिंग डाटा रिलीज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, देज आर नोटेड एज बीइंग इफेक्टिव फॉर अ लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, क्योंकि उनमें भी चांसेस होती है। एकदम से ये नहीं बोल दूंगी कि लैक्टेशन तो ऑलरेडी हो रहा था दीदी, प्रोलैक्टिन था, ऐसे ही उनमें कंसीव करने की चांसेस कम है, तो भी फेलियर रेट हो सकती है कि कभी जैसे कई बार ये होता है कि मम्मा दूध, मतलब वो मदर जो है वो कहीं बाहर चली गई 3 घंटे 4 घंटे तक अगर बेबी को दूध नहीं पिलाई, तो वहां पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन आएगा, या फिर मतलब ये अगर नहीं रही तो जीएनआर जो सोचेगा कि हमारे बॉडी में नहीं है और वो सिक्रेट करवा देगा, तो फिर समझ रहे हो, फिर ओव्यूलेशन ये सब हो जाएगी और वो कंसीव भी कर लेगी। तो उनके लिए अगर आप चाहते हो कि सेफली इस टाइम पे ना हो, तो ये यूज किया जाता है। साइड इफेक्ट देखें तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो सकता है इन सबको यूज, जैसे कि बेरियर मेथड जितने भी थे, तो वो उन्हें अगर वो ना हटाए तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप सीरियसली माइक्रोबायोलॉजी पढ़े थे 10 बार से ज्यादा आया होगा, तो बताओ कि कौन सा बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। बहुत ईजी है, जिसका नाम मैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग या फिर हमेशा 4th सेमेस्टर में भी लेती हूँ। इसका आप आंसर में मुझे बताना, लिंक सॉरी कमेंट में बताना। आगे बढ़ते हैं। इन्फेक्शन यूज देज डिवाइस इंक्रीज द यूरिनरी ट्रैक, इन्फेक्शन होने की भी चांसेस होती है। इसका इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि वजाइनल रूट से यूज किया जा रहा है ना, तो उनमें ये सब होने की चांसेस ज्यादा होती है। लोकल इरिटेशन हो सकता है केमिकल की वजह से। लैक ऑफ एसटीडी प्रोडक्शन, मोस्ट वजाइनल वेरियल जो है एक्सेप्ट एक कॉन्डोम ही है, इसलिए कॉन्डोम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कि इसे ठीक है कंसीव तो वो नहीं करेगी, साथ ही साथ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं होगा। तो ये जितने भी फीमेल के द्वारा यूज किया जा रहा है, भले ही वो कंसीव करने से बचेगी, लेकिन एसटीडी का चांस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का चांस रहता है, क्योंकि एंड स्पर्मिसाइड तो है, लेकिन ये एसटीडी या फिर एचआईवी जैसे कंडीशन से ये ठीक मतलब नहीं बचा सकता। रोल ऑफ नर्सेस प्ले अ क्रिटिकल रोल इन मैनेजिंग पेशेंट वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव, असेस करते रहना है, मेडिकल हिस्ट्री चेकिंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन वजाइनल फिस्टुला है या फिर यूटेराइन प्रोलैप्स है, तो वहां पे बैरियर नहीं यूज होगा, क्योंकि उनके जैसे कि कैप देखे थे तो उनके लिए मसल जो है वो स्टिफ चाहिए सर्वाइकल का, ताकि वो वहां पे फिट हो जाए, तो इन सब कंडीशन में वो यूज नहीं, तो ये पहले ही आपको हिस्ट्री ले लेना है। देन एजुकेट करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट करेक्ट इंसर्शन वो कैसे करेंगे। देन मॉनिटर करना है चेकिंग एडवर्स कहीं इरिटेशन ये सब तो नहीं होना है। काउंसलिंग देते रहना है, यूज अ बैकअप मेथड, कॉन्डोम आप यूज कर रहे हो फिर भी बोलना है मेल पार्टनर को भी, बिकॉज चांसेस है आप कंसीव करने से तो बच जाओगी, लेकिन उन्हें बताना कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इतना खतरनाक होता है, तो ये आपको हो सकता है, तो ये उन्हें बताना है। ड्रग नेक्स्ट देखते हैं फर्टिलिटी के लिए, सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक दिखा दूंगी आगे। यहाँ पे हमारा जो भी वेजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव था वो भी खत्म हुआ। अब ड्रग फॉर फर्टिलिटी देखते हैं, कौन से ड्रग फर्टिलिटी को इनहांस करवाता है। तो ये फर्टिलिटी ऑफन कॉज बाय फेलियर ऑफ ओवुलेट, मतलब इनफर्टिलिटी के लिए ड्रग अभी हम लोग देख रहे हैं। तो इनफर्टिलिटी क्यों होगा, कब होगा, जब ओवुलेशन ना हो, क्योंकि ओवुलेशन से ही स्पर्म मिल रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। अगर ये ना हो तो फिर इनफर्टिलिटी बोला जाएगा इन वुमेन विच कैन बी ट्रीटेड विद अ हार्मोन एंड एंटी हार्मोनल थेरेपी, ताकि अब क्योंकि ओवुलेशन नहीं हो रहा है तो ओवुलेशन करवाना ही हमारा ड्रग फॉर इनफर्टिलिटी। तो ये जो ओवुलेशन नहीं हो रही, तो ओवुलेशन होगा तो इनफर्टिलिटी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे एंटी एस्ट्रोजन दिया जाता है, देज आर द मोस्ट प्रिवेंट कॉज डायरेक्ट ट्रीटमेंट फॉर इनफर्टिलिटी के लिए। ये जब इनफर्टिलिटी हम लोग एडल्ट नर्सिंग में देखे तो वहां भी दिखे थे, वैसे ही एग्जाम में नहीं आएगा पर फिर भी देख लेते हैं। क्लोमिफेन सिट्रेट होता है, दिस इज अ लीडिंग एजेंट यूज्ड टू ट्रीट इनफर्टिलिटी ड्यू टू द अनओवुलेशन की वजह से अगर हो रहा है, तो वहां पे देखो ऐसा नहीं है कि अगर वो इनफर्टिलिटी की वजह से कोई भी आपके पास आए तो उन्हें ड्रग दे दोगे एस्ट्रोजनल, ये नहीं होता। इनफर्टिलिटी की बहुत सारी कॉजेज होती है, बहुत सारी, मेल की तरफ से भी फीमेल की तरफ से भी। तो पहले प्रॉपर जांच किया जाता है, जांच के बाद आपको पता चले कि हाँ यही रीजन है, तभी दिया जाता है। सो ये अगर प्रॉब्लम हुआ था, दिस इज अ लीडिंग एजेंट यूज्ड टू ट्रीट फर्टिलिटी ड्यू टू अनओवुलेशन, कि उनमें ओवुलेशन नहीं हो रही तभी दिया जाता है। इट इज अ बाइंड एस्ट्रोजन रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड सप्रेसिंग द नेगेटिव फीडबैक, जो कि एस्ट्रोजन की वजह से बार बार जा रहा था और वो एग नहीं रिलीज हो रहा था। दिस इज लीड एन इंक्रीज सिक्रेशन गोनाडोट्रोपिन, जीएनआरएच आएगा। देखो ये लिखा हुआ है ऐसे, लेकिन आपको ये बनाना है किसे दे रहे हैं, तो जीएनआरएच सीक्रेट हाइपोथैलेमस से हो रहा है। देन एफएसएच एलएच आ रहा है, एंड इसके बाद विच इनिशिएट
जब ये आएगा तो फॉलिकल ग्रोथ होगी, ये सब हम लोग सब जानते हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आप पढ़े होगे, अलग 15 मिनट का वीडियो आप चाहो तो देख सकते हो। तो ओवुलेशन होगी, ओवुलेशन ही करवाना तो हमारा मेन काम था। देन डोजेज टिपिकली 50 mg डेली 5 डेज के लिए देते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th डेज एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल वहां से स्टार्ट किया जाता है। मेल इनफर्टिलिटी नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेल में इनफर्टिलिटी कंडीशन है तो उनके लिए क्या किया जाता है। इट कैन आल्सो यूज अ ट्रीट ओलिगो, जो ऊपर ड्रग देखे इसे अगर ओलिगोजोस्पर्मिया, दैट मींस कि स्पर्म अगर काउंट कम हो मेल में तो वहां यूज किया जाएगा। इन मेल डोज कितना रखेंगे, 25 mg डेली 6 मंथ के लिए। देन लेट्रोजोल नेक्स्ट ड्रग आता है, पहला कौन सा था, पहला था क्लोमिफेन। नेक्स्ट ड्रग आता है, ड्रग का ध्यान रख लेना, लेट्रोजोल। देखो अभी मेरा थोड़ा सा ये रखना, क्योंकि आपको लगेगा कि दीदू ये कैसे, मतलब थोड़ा सा चार्ट में, फ्लो चार्ट में अच्छा लगता है। देख ये उतना एग्जाम में नहीं आता, मेन मेरा फोकस है कि जो एग्जाम में आता है उससे अच्छे से पढ़ाऊं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का एग्जाम है तो थोड़ा सा क्लास जल्दी जल्दी चलेगा, ताकि आपको जो मेन चाहिए, बहुत लोगों का एग्जाम है, बहुत लोगों का 10 दिन के अंदर ये सब, तो उनका भी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट ड्रग है लेट्रोजल, तो थोड़ा मेरे साथ साथ दे देना, जो भी जल्दी जल्दी चलो तो भी समझने में कोशिश करना कि हाँ ये चीजें क्या चल रही है। ये लोट्रेजोल क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एरोमेटेज इनहिबिटर दैट इफेक्टिवली ब्लॉक करता है एस्ट्रोजन सिंथेसिस को। कॉमनली कहाँ यूज होगा, पोस्ट मेनोपेजल वुमेन में फॉर ओवुलेशन इंडक्शन के लिए। सम टाइम होती है ना कि वो उस टाइम पे कंसीव करना चाहती हैं, तो उनके लिए यूज होता है। और क्या कर रहा है देख ही रहे हो आप। टमोक्सिफेन सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, इसके बारे में पहले से ही आप जानते हो। दैट कैन बी यूज डोजेस 20 से 40 mg पर डे, ट्रीट इनफर्टिलिटी बाय इंड्यूसिंग ओवुलेशन। और इनफर्टिलिटी में मेन हमारा ये है कि ओवुलेशन हम लोग करवाएं। गोनाडोट्रोपिन नेक्स्ट आता है, द पेप्टाइड हार्मोन डायरेक्टली कंट्रोल ओवेरियन एंड टेस्टिकुलर फंक्शन। इसमें एफएसएच आएगा एंड एलएच आएगा। तो जीएनआरएच आएगी तो एफएसएच एलएच सीक्रेट होगा, और इसके बाद वही देखने को मिलेगी, मतलब ओवुलेशन होगा एंड जो भी इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। एक एसीजी आता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये मिमिक करता है नेचुरल एलएच सर्ज को, नेसेसरी होता है ओवुलेशन एंड ऑफन यूज्ड टू असिस्टेड रिप्रोडक्शन टेक्निक, जैसे कि आईवीएफ, ये जो आप आईवीएफ पढ़ाई हुई, जब एडल्ट नर्सिंग देखे थे वहां डिटेल में कि कैसे और क्या सजेस्ट किया जाता है, तो वहां पे हम लोग साथ में से यूज करते हैं। देन जीएनआरएच रिलीजिंग एक्ट एज अ पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द सिंथेसिस। मेन जीएनआरएच अगर देंगे तो कई बार जीएनआरएच भी यूज किया जाता है, ताकि हाइपोथैलेमस से वो ऐसे नॉर्मली सीक्रेट होता है, उसके बाद पिट्यूटरी से एफएसएच एलएच, तो ये देंगे, और अगर उनमें ये प्रॉब्लम थी तो ये ठीक हो जाएगा। अब ये था, ये कभी उतना एग्जाम में नहीं आता। मेन इसमें देखो फोकस यही था कि जो इनफर्टिलिटी है उनको ट्रीट करने के लिए ड्रग। तो कई टाइम जैसे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ले रही थी, वो कंसीव नहीं कर पा रही है, उनका ओवुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो उस टाइम में भी यूज किया जाएगा कि बहुत ज्यादा निगेटिव फीडबैक चली गई थी, जेनर चाह ही नहीं रहा है, फिर अलग अलग कंडीशन में जैसा रीजन है ओवुलेशन नहीं हो रहा है, तो ओवुलेशन करवाना मेन यहाँ पे काम था इस ड्रग के थ्रू। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में है वो देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो एमटीपी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है, इसे देखते हैं अच्छे से। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी एबॉर्शन, सिंपल सा आप समझ लो कि वो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना चाहती है। सो मेडिकल टर्मिनेशन इन्वॉल्व यूजिंग ड्रग डिस्टर्ब टू यूटेराइन लाइनिंग एंड कॉज जस्ट क्या क्या होते रहता है, एक मिनट हो गया। सो मेडिकल टर्मिनेशन इन्वॉल्व ये है क्या, यूजिंग ड्रग डिस्टर्ब करे यूटेराइन लाइनिंग को एंड कॉज कॉन्ट्रैक्शन टू एक्सपेल द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शन। देखो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी मतलब ड्रग का यूज करके जो वो कंसीव कर रखे, जो कंसेप्शन हो रखा है उससे टर्मिनेट, दैट मीन्स कि एंड करवाना समय से पहले। वो इसके लिए भी बहुत लीगल सारी चीजें आती है कि कब वो टर्मिनेट करेगी, ये भी आप डिटेल में पढ़ोगे, मेन कहाँ पढ़ोगे, ओबीजी में। बट यहाँ पे कौन से ड्रग के थ्रू एमटीपी करवाया जाता है वो, अब देखो एबॉर्शन अगर करवाना है तो नॉर्मल लेबर का अगर थोड़ा सा भी पता है कि और ये कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से फिटस बाहर की ओर आता है, जो भी बेबी है वो बाहर की तरफ आता है। तो अब जब हमें टाइम से पहले भी एबॉर्शन करवाना है, वो बोल रही है, या फिर जब सारा क्राइटेरिया फुलफिल है कि हाँ एमटीपी ये करवा सकती है, तो उस कंडीशन में हम लोग वही देंगे कि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाए, यूट्रस का जो लाइनिंग है वो खराब हो जाए, अगर इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा तो वो जो कंसेप्शन कंसीव वो कर रखी है वो बाहर आ जाएगा, एक्सपेल आउट हो जाएगा। तो कौन कौन सा यूज करेंगे, एंटी प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन अगर आपने सही से पढ़ा था तो वहां पे हमने देखा था कि हम लोग देखे थे कि प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन नाम ही इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जेस्टेशन को मेंटेन करके रखता है। अब
प्रोजेस्टेरॉन के वजह से ही प्रेगनेंसी थी, यूटेराइन लाइनिंग का एक एनवायरनमेंट था, और हम लोग क्या दे रहे हैं, एंटी, दैट मीन्स कि प्रोजेस्टेरॉन हट जाएगा तो यूटेरस की लाइनिंग एनवायरनमेंट, मतलब जो लाइनिंग में टूट जाएगी तो फिर क्या होगा, जो कंसेप्शन हो रखी थी वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो ये एंटी प्रोजेस्टेरॉन, जिसमें कि मिफेप्रिस्टोन एग्जांपल है। मैकेनिज्म में करता क्या है, मिफेप्रिस्टोन जो है इज अ सिंथेटिक स्टेरॉइड दैट एक्ट एज अ कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर, वहां पे बाइंड होके और उसको रोक देगा। एंटागोनिस्ट का मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन के उल्टा अगेंस्ट काम करे। सो प्रोजेस्टेरॉन इज इसेंशियल, हम लोग जानते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन इसेंशियल है, मेंटेनिंग ये एडेड पॉइंट है, नहीं भी लिखो एग्जाम में तो चलेगा, बस इसको लिख देना, ये इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी बाय ब्लॉकिंग द इंडोमेट्रियल डिग्रेड। अरे देखो ये चीजें मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप पढ़े हो भाई, इसमें क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन होती है वहां पे प्रोजेस्टेरोन खत्म होता है, खत्म होने की वजह से जो लाइनिंग है वो टूट जाती है। तो यहाँ भी, और वो लाइनिंग बना क्यों था, हमारा बॉडी चाह ही तो यही रहा है, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है वो यही है ना, कि जब ओवुलेशन हो जाए प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होना स्टार्ट होगी और वो लाइनिंग को इन्वायरमेंट दे, वो लाइनिंग अच्छे से बने रहे, ताकि वहां पे जब जाइगोट बने तो वहां आके ग्रो हो। लेकिन जब हमें उसे हटाना हो तो जो हेल्पफुल था उसे हटा दो। तो यही तो हो रहा है कि ये इंडोमेट्रियल डिग्रेड, प्रोस्टाग्लैंडिन लेवल इंक्रीज, सेंसिटाइजिंग द यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रेगनेंसी, इस तरह से टर्मिनेट करवाया जाता है कि ग्लैंडिन भी दिया जाएगा। एंड अगर आप इससे पहले वाला चैप्टर पढ़े हो तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है उस टाइम पे। तो इस तरह से एक तो लाइनिंग है, और अब लाइनिंग है तो उसे बाहर निकालना है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन, और दिस इज द रीजन कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे पेन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन होती है, और वही कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फील होता है ये पेन। तो दो चीजें दी जाती है, एक एंटीप्रोजेस्टेरोन और एक प्रोस्टाग्लैंडिन। डोजेज कितना रहेगा, फॉर टर्मिनेशन अगर 49 डेज के है तो सिंगल ओरल डोज 600 mg दे दिया जाता है, फॉलोड 18 आवर लेटर बाय प्रोस्टाग्लैंडिन, तो उसके बाद दिए जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन। और जो एंटीप्रोजेस्टेरोन है वो लाइनिंग हटाएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से वो बाहर आएगा, जो कंसीव हो रखा था। नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन, आखिर देंगे कौन सा, तो ये मिजोप्रोस्टॉल होता है एंड गेमिप्रोस्टॉल होता है। सिर्फ 3 ही ड्रग तो याद रखना है, इसमें भी एक को छोड़ दो, मिजोप्रोस्टॉल हमेशा याद रखती है, तो 2 को आप लिख सकते हो जब भी ये एमटीपी एग्जाम में आ जाए। तो मैकेनिज्म क्या है, द ड्रग स्टिमुलेट द यूटेराइन मसल, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है यूट्रस का, रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग एंड एक्सपल्सन ऑफ द फिटस। अब कॉन्ट्रैक्शन अगर होगा तो जो कंसीव हो रखा था फिटस वो बाहर आ जाएगा, और यही इस तरह से प्रेगनेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। देन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मिजोप्रोस्टॉल इज ऑफन यूज ओरली, अगर वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सपेल आउट करवाया जा रहा है, दैट मीन्स कि फर्स्ट 3 मंथ के अंदर, तो मिजोप्रोस्टॉल दिया जाएगा 400 म्यूजी 48 आवर आफ्टर, क्योंकि पहले भी देखे कि मेफेप्रेस्टोन क्या है, एंटी प्रोजेस्टेरोन, तो इसे देने के बाद ये फिर हमें प्रोस्टाग्लैंडिन देना है। अल्टरनेटिवली अगर ये दे रहे हो तो 1 mg, क्योंकि 2 यूज किया जाता है, ज्यादातर मिजोप्रोस्टॉल यूज होती है। अगर गेमिप्रोस्ट यूज हो रहा है तो 1 mg कैन बी एडमिनिस्टर एज अ वेजाइनल पेस्ट्री। तो ये सब ध्यान रखना है। सेकंड ट्राइमेस्टर में टर्मिनेशन लेटर प्रेगनेंसी, इथा ये फॉर अ टर्मिनेशन लेटर इन प्रेगनेंसी इथारक्रेडिन 150 ml दिया जाता है सॉल्यूशन के साथ में, इंजेक्ट एक्स्ट्रा वही दी जा रही है लेकिन साथ में इसे दिया जा रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन लाइक डिनोप्रोस्टॉल और कार्बाप्रोस्टॉल में गिवन विया इंट्रा एमनियोटिक इंजेक्शन के थ्रू, मतलब इंट्रा एमनियोटिक ये डाला जाएगा। रोल ऑफ नर्स आपका क्या है, और ध्यान रखना फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकंड ट्राइमेस्टर में ही ये मतलब टर्मिनेशन हो सकती है। देन अगर वो पूरा ग्रोथ हो गया तो उस टाइम पे फिर एमटीपी अलाउड नहीं है, ये जब आप एमटीपी का क्राइटेरिया पढ़ोगे वहां भी डिटेल में आएगा, कहाँ पे ओबीजी में। रोल ऑफ नर्स देखते हैं, आप एमटीपी में आपका क्या रोल, एज अ नर्स हो तो आपका क्या रोल, नर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोइंग अप मॉनिटरिंग द पेशेंट हेमोडायनेमिक स्टेबिलिटी है या नहीं, दे प्रोवाइड क्रिटिकल साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पोस्ट एलिवेटेड अबॉर्शन काउंसलिंग भी आपको देनी है, क्योंकि जरूरी मतलब अबॉर्शन वो कंसीव बहुत सारी रीजन होती है जिसकी वजह से एमटीपी का क्राइटेरिया पढ़ोगे तो अच्छे समझ में आएगा, तो वो उनके लिए इतना सहज नहीं होता, तो वहाँ पे काउंसलिंग भी देनी होती है। कॉमन साइड इफेक्ट मॉनिटर इंक्लूड ब्लीडिंग, बहुत एक्स्ट्रा ब्लीडिंग की, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है कि ब्लीडिंग हुए जा रही है, वॉमिटिंग, डायरिया एंड एब्डोमिनल पेन भी हो सकता है। तो ये था सारा एमटीपी आए तो देखो आप बहुत कंफ्यूज होगे, मुझे पता है। आपको क्या करना है, पहले एमटीपी है क्या वो लिख दो। एमटीपी में एक एंटी प्रोजेस्टेरोन यूज किया जा रहा है, एक प्रोस्टाग्लैंडिन यूज, मिजोप्रोस्टॉल और एक एंटी प्रोजेस्टेरोन वाला ड्रग याद रख लेना।
आप चाहो तो फर्स्ट एंड सेकंड मतलब इतना भी लिख के छोड़ सकते हो, इतना ज्यादा मार्क्स में नहीं आता है। एंड रोल ऑफ नर्स को इनहांस कर देना कि मतलब एंटी प्रोजेस्टेरोन देने के बाद 48 आवर के बाद हम लोग दे रहे हैं, और चाहो तो ये फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर वाला आप छोड़ भी सकते हो, इतना कोई इशू नहीं होगा, इतना ज्यादा मार्क्स में आता भी नहीं है। अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, यूटेराइन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट। इससे हम लोग ऑक्सीटॉक्सिन, सबसे पहले यूटेराइन स्टिमुलेंट डिस्कस करेंगे, तब रिलैक्सेंट यूज करेंगे, जैसे टोकोलाइटिक भी बोलते हैं, सिलेबस में भी आपको दे दी होंगे, दोनों को याद ही ऐसे रखना है। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट पहले डिस्कस करेंगे, इसको ऑक्सीटॉक्सिस भी बोलते हैं या फिर इक्बॉलिक्स, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, दोनों नाम याद रख लेना। सो यूटेराइन स्टिमुलेंट का स्टिमुलेशन, वैसे ड्रग जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दे, उसके फोर्स को, कॉन्ट्रैक्शन के फोर्स को बढ़ाए, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए एंड ड्यूरेशन को बढ़ाए, ये सारे ड्रग यूटेराइन स्टिमुलेंट में आते हैं। तो यूटेराइन स्टिमुलेंट का सिंपल सा डेफिनेशन आपको क्या लिखना है कि दिस ड्रग इंक्रीज द फोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, इसे हम लोग यूटेराइन स्टिमुलेंट बोलते हैं। इसमें तीन तरह के ड्रग देखने को मिलेगा, ऑक्सीटोसिन, पिटोसिन भी इसे बोलते हैं, पिटोसिन भी। ये हमारे बॉडी में नेचुरली पोजिटेरियर पिट्यूटरी से सिक्रेट होता है, बनता वहां नहीं है, कहाँ बनता है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। सो वहां से सिक्रेट होगा और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, कैसे करेगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में समझाऊंगी। सो यह सिंथेटिक वर्जन ऑफ अ पेप्टाइड हार्मोन नेचुरली सिक्रेटेड बाय अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये हम लोग जानते हैं। एक्शन इसका क्या है, ये बाइंड करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, जो नॉर्मली आप ऐसा बना सकते हो, रिसेप्टर वाला में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहां आए आप एक सेल सा बना दो और वहां पे ऐसे रिसेप्टर लिख दो, क्योंकि एग्जाम में आता है यहाँ पे रिसेप्टर, ये जैसे ही ऑक्सीटोसिन यहाँ पे लिखो, ऑक्सीटोसिन यहाँ बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद कैल्शियम चैनल जो है इंक्रीजिंग इंट्रासेलुलर कैल्शियम चैनल, अंदर कैल्शियम, इसको बाइंड होने से कैल्शियम अंदर आने लगता है सेल के अंदर एंडोमेट्रियम में। सो ये स्मूथ, और जैसे ही कैल्शियम अंदर आएगा कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो हम लोग जानते ही हैं। सिंपल सा, इट बाइंड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, इसके बाद आप ऐसे लिखना चाहते हो तो तीर बना देना, एंड इसके बाइंड होने से कैल्शियम सेल के अंदर ज्यादा आने लगेंगे, एंड ये ट्रिगर, और जैसे ही कैल्शियम ज्यादा अंदर आएगा कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिन मायोसिन का आप जानते हो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी। और एक बात और याद रखना, हालांकि स्टिमुलेंट से रिलेटेड नहीं है, बट ऑक्सीटोसिन काम करवाता है, आल्सो स्टिमुलेट द मिल्क इजेक्शन, मैमरी ग्लैंड से मिल्क इजेक्शन को भी ये बढ़ा देता है, तो ये एडेड पॉइंट आप लिख सकते हो। डोजेज रूट देखें तो ये आईवी इन्फ्यूजन से ही दिया जाता है टिपिकली, ज्यादातर इसी से, और भी रूट है, आईएम भी दे सकते हो, नेजल स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हो, लेकिन ज्यादातर आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। 5 इंटरनेशनल यूनिट 500 ml सलाइन में दिया जाता है। इंडिकेशन, इंडक्शन फॉर ऑगमेंटेड लेबर कंट्रोल पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, एंड साथ ही साथ मैनेजमेंट ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन अगर हुई है तो हम लोग चाह रहे स्टार्ट करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी तभी लेबर होगा। देन अगर एबॉर्शन में कुछ पार्ट रह गया है, उसे भी बाहर एक्सपेल आउट करवाना है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा कर रही है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी देखे तो उस टाइम भी इसे हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंडिकेशन, तो हम लोग देख लिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ नहीं यूज करना है, तो सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन हो गया, फीटल माल प्रेजेंटेशन है, प्लेसेंटा प्रेविया है, फिर कोड प्रोलैप्स है, एंड वेरियस यूटेराइन सर्जरी, स्कार, रिस्क ऑफ अगर रैप्चर की ज्यादा चांस तो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स बढ़ा दोगे, ये सब बढ़ा दोगे, तो ये सब वर्स कंडीशन कर देती है। हाँ, प्लेसेंटा प्रेविया या फिर सिफेलोपेल्विक डिसप्रोपोर्शन क्या है, ये चीजें बोलो कि दीदी समझा दो तो समझा सकते हो, लेकिन ये आपको डिटेल में ओबीजी में पढ़ना है, वहां हम लोग देखेंगे, बस समझ लो, यहाँ पे ये याद रखना कि इनमें यूज नहीं करते हैं। ड्रग एंड ड्रग फार्माकोलॉजी में तो मेनली ड्रग पढ़ते हैं, कंडीशन तो आप अदर चैप्टर में आपको अलग अलग टॉपिक में सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। सो ड्रग इंट्रैक्शन देखते हैं कि किसके साथ ड्रग इंट्रैक्शन भी हमेशा बताई हूँ कि ज्यादातर मोस्टली जो सिलेबस में या फिर बुक में आप देखते हो वो इसलिए दिया, जब इंट्रैक्शन होगी तो हो सकता है कि एक्शन ज्यादा भी हो जाए और कम भी हो जाए या फिर वर्स हो जाए, तो ज्यादा वाला हमें नहीं पढ़ना होता, जो जिसके वजह से दोनों साथ में मिलने से कंडीशन एडवर्स दिखा देगा, बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देगी, वो वाले हम लोग देखते हैं। तो कभी भी यूज विद वासोकंस्ट्रिक्शन अगर प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ में देते हो तो ये सीवियर हाइपरटेंशन करवाने का ये खतरा रहता है, ये करवा सकता है। देन अगर साइक्लोप्रोपेन एनेस्थेसिया के साथ दिया जाए तो सीवियर मैटरनल हाइपोटेंशन
और ब्रैडिकार्डिया की स्थिति ला सकती है। साइड इफेक्ट क्या होता है, अगर किसी को आप ऑक्सीटोसिन दे रहे हो तो यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन बहुत ज्यादा ही कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करवा दिया, तो ये तो साइड इफेक्ट में कि जिसको कम करवाना चाहते हैं बहुत कम हो जाएगा, ये तो हम लोग पहले से जानते थे। हाइपर स्टिमुलेशन हो सकता है, रप्चर हो सकती है, फिटल हाइपोक्सिया की कंडीशन, बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगी। हाँ, एक और है वाटर इंटॉक्सिकेशन भी ये करवाता है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा देते हो डोज ऑक्सीटोसिन का तो ये एडीएच जैसा ड्यू टू इट्स एंटीडायूरेटिक एट हाई डोजेज, और एडीएच का हम लोग जानते हैं कि एक्वापोरिन चैनल के थ्रू वाटर का रीअब्जॉर्प्शन, जो कि यूरिनरी में पढ़ के आए थे, रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा कर देगा, बॉडी में वाटर ज्यादा हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम लोग वाटर इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इर्गोट एल्कुलेट, पहले तो हम लोग स्टिमुलेंट में पहला देखें ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन देखने के बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इर्गोट एल्कुलोट, ये भी स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। इसके अंदर इर्गोमेट्रिन एंड मिथाइल इर्गोमेट्रिन आता है। कॉम्पोजिशन इसका देखें तो इर्गोमेट्रिन नेचुरल एल्कोलॉइड है, वही मिथाइल, ये दोनों ड्रग है, तो मिथाइल इर्गोमेट्रिन जो है सॉरी इज अ मोर पोटेंट सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, ये ध्यान रखना, ये ज्यादा पोटेंट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखें तो नेक्स्ट आता है एक्शन, करता क्या है, तो डायरेक्टली स्टिमुलेंट के अंदर देख रहे हैं तो यही करेगा, डायरेक्टली मायोमेट्रियम पे जाके एक्ट करके काउजिंग सस्टेन यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है, इसीलिए हम लोग इसे यूज करते हैं। डोजेस कितना देना है, ओरल दे सकते हो, आईएम दे सकते हो, आईवी दे सकते हो, डोजेस का आप खुद देख लेना एंड याद कर लेना जितना याद हो सके। कहाँ पे यूज करते हैं, तो प्रिवेंट पीपीएच को एंड ट्रीट यूरिनरी एटोनी, इसी के लिए यूज करेंगे। कभी नहीं यूज करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे इसे नहीं यूज करेंगे, तो लेबर एंड एबॉर्शन, कंट्रा इंडिकेशन, कभी भी इंडक्शन स्टार्ट करवाने के लिए, फिर जैसे हम लोग ऑक्सीटोसिन का ले रहे थे, इसका नहीं लेंगे, ध्यान रखना। हाइपरटेंशन, इस सब में हम लोग नहीं लेंगे, नहीं तो कंडीशन और वर्स हो जाएगा। साइड इफेक्ट एंड वर्स इफेक्ट देखें तो नोजिया हो सकती है, वॉमिटिंग एंड सिग्निफिकेंट ब्लड राइज देखने को मिल सकता है, ब्लड प्रेशर। प्रोस्टाग्लैंडिन नेक्स्ट एंड लास्ट है इर्गो के बाद, तो ये इसमें मीजो एक याद रखना है, फिर दो मीजोप्रोस्टॉल एंड एक पीजीई2 या फिर कार्बोप्रोस्टेक्शन, इसका क्या है, स्टिमुलेट करता है ये भी कॉन्ट्रैक्शन को, जब नर्वस सिस्टम पढ़ के अगर आप नहीं देखते हो देख लेना, यूनिट 1 2 3 सब खत्म है, अलग प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो ये भी कॉन्ट्रैक्शन को दे स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन एंड पर्टिकुलरली इफेक्टिव इन सर्वाइकल राइपनिंग में ये हेल्पफुल है। डोजेज वेजाइनली दे सकते हैं जेल के रूप में, ओरली या फिर डीप आईएम दिया जाता है। कहाँ पे कब यूज करना है, तो लेबर को इंडक्शन करवाने में, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी में भी अभी देख क्या यूज करते हैं, एंड पीपीएच को कंट्रोल करने में इसे यूज कर सकते हैं। तो ये था पूरा स्टिमुलेंट, 3 ड्रग है, तीनों स्टिमुलेशन करवा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूटेराइन रिलैक्सेंट, इसके बाद टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। यूटेराइन रिलैक्सेंट को हम लोग टोकोलाइटिक्स बोलते हैं। टोकोलाइटिक आपसे कभी एमसीक्यू में पूछ दे, ये पूछ दे, दैट मींस कि ये यूटेराइन को रिलैक्स करवाएगा। अब ये क्या है, दिस ड्रग डिक्रीज यूटेराइन मोटिलिटी एंड यूज फॉर पोस्टपोन प्रीमेच्योर लेबर। देखो लेबर, ऑक्सीटोसिन या फिर जो स्टिमुलेंट थे वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा रहे थे, तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम कब था, जब हमें लेबर करवानी हो और कॉन्ट्रैक्शन आ ही नहीं रहा, तो वहां पे ड्रग यूज कर सकते हैं, फिर पीपीएच सबको रोकने के लिए यूज करेंगे। अब जो ड्रग है वो यूटेराइन रिलैक्सेंट, इस उसके उल्टा कि कॉन्ट्रैक्शन अगर टाइम से पहले स्टार्ट हो जाए, अभी बेबी मेच्योर नहीं हुआ है, तो उस टाइम पे हम लोग चाहते हैं कि यूट्रस रिलैक्स हो जाए ताकि बेबी कुछ देर और रहे यूट्रस में, तो यहाँ पे हमें इसे यूज करना होगा। और ये यूटेराइन रिलैक्सेंट को टोकोलाइटिक बोलते हैं, ये याद रखना। ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट इसके अंदर आता है, मतलब ये करेगा क्या, यही है कि जो लेबर प्री मेच्योर हो रही है उसे पोस्टपोन कर देता है ताकि थोड़ा देर और वो मेच्योर हो, अभी टाइम नहीं था फिर भी अगर लेबर स्टार्ट हो जाए तो हम लोग टोकोलाइटिक देते हैं, ये याद रख लेना। इसके अंदर एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, जिसमें एग्जाम्पल है राइटोड्रिन, साल्बुटामिन एंड आइसो, ये साल्बुटामोल के टाइम पे भी पढ़े थे। तो ये एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट का एक्शन क्या है कि बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट होता है, जो कि रिलैक्स कर देता है यूटेराइन स्मूथ मसल को। कितना देंगे हम लोग, जैसे राइटोड्रिन यूज होता है तो इसे हम लोग आईवी देते हैं इन्फ्यूजन के थ्रू, 50 माइक्रोग्राम देख लेना पर मिनट इसे देना होता है। साइड इफेक्ट देखे तो मैटरनल टैकीकार्डिया करवा सकता है, हाइपोटेंशन, पल्मोनरी एडिमा एंड हाइपरग्लाइसेमिया भी इससे हो सकती है। नेक्स्ट ड्रग है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि ये भी टोकोलाइटिक की तरह यूज होता है। एक्शन ये सीएनएस डिप्रेस करता है, दैट इनहिबिट द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, रिड्यूस द एसिटाइलकोलिन रिलीज, जिससे ये होगा, अगर ये आएगी ही नहीं तो रिलैक्सेशन की कंडीशन। देन क्योंकि हम लोग जानते हैं सीएच आता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ती है, आप
मूवमेंट कैसे करते हुए, CH रहता है ना, तो इसीलिए मैग्नीशियम सल्फेट उसको रोक रहा है। कहाँ पे यूज करेंगे, तो प्रीमेच्योर लेवल पढ़ ही रहे, टोकोलाइटिक काम ही यही है, कंट्रोल सीजर एंड प्री एक्लिम्सिया एंड एक्लिम्सिया की कंडीशन में भी इसे दे सकते हो। टॉक्सिसिटी ओवर डोज लीडिंग अ मैटरनल एंड न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाता है, मस्कुलर पैरालिसिस एंड कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अदर भी रिलैक्सेंट कुछ है लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जिसमें कि निफेडिपिन, ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के आए हो जब कार्डियो पढ़ रहे थे, यूज अर्ली पोस्टपोन लेबर, कॉज मैटरनल टैकिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन में। ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट देखे तो एटोसिबान, एटोसिबान बहुत अच्छा ड्रग है, पढ़ के देखो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये ब्लॉक करता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को, यूज टू बिटवीन 24 to 33 वीक ऑफ जेस्टेशन। ऑक्सीटोसिन आएगा तो कंट्रैक्शन बढ़ा देगा, हम लोग सब जानते हैं, तो उसे रोकने के लिए इनेफिडेपिन यहाँ पे सॉरी एटोसिबान यूज होता है। देन नसेट इंडोमेथाजिन, ये इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंड सिंथेसिस बट मे कॉज प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ अ डक्ट आर्टरियोसिस। ये इससे पहले ही जब पढ़े वहां पे देख के इंडोमेथाजिन का, तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग प्रोस्टाग्लैंड ही देते हैं, और पेटेंट डक्ट आर्टरियोसिस में यूज भी किए थे, ये देखे थे। तो ये सब भी आप अच्छे से हाईलाइट करके ये सब पॉइंट लिखना, क्योंकि ये पॉइंट अगर आप लिख देते हो तो मार्क्स बहुत इनहांस होती है। आपका रोल क्या है, तो असेस करते रहो कंट्रैक्शन, फिटल डिस्ट्रेस, क्योंकि जब ऐसे जैसे दे रहे थे ऑक्सीटोसिन तो नहीं ऑक्सीजन सप्लाई मिल रहा था, तो देखते रहना, आपको असेस करते रहना है। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन ऑक्सीटोसिन देने से पहले, क्योंकि उनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, तो ये सब आप चेक करोगे, मॉनिटर करते रहना है। फिटल हार्ट रेट एंड मॉनिटर रिलैक्सेंट, जब रिलैक्सेंट की बात आएगी वो तो स्टिमुलेंट था, रिलैक्सेंट में आपको रेगुलरली चेक करना है मैटरनल ब्लड प्रेशर, मॉनिटर फॉर एडवर्स साइड इफेक्ट जैसे पल्मोनरी एडिमा, ये सब देखे थे कि डर्स इफेक्ट होता है, तो ये हम लोग मॉनिटर करते रहेंगे। सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, टाइट्रेट आईवी इन्फ्यूजन रेट अकॉर्डिंग टू मैटरनल फिटर रिस्पॉन्स एंड कीप कैल्शियम ग्लूकोनेट रियली एज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर दे रहे हो तो उसका एंटीडोट भी रखो, नहीं तो टॉक्सिसिटी होगी, कंडीशन वर्स हो जाएगा। तो यही पूरा था आपका स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट, बहुत इजी है, इसमें कोई इतना बड़ी बात ही नहीं। तो यहाँ पे ये चैप्टर भी हमारा पूरा खत्म होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें से 2 ही ज्यादा पूछता है। इससे पहले बता दूं कि एग्जाम आपका बहुत पास है, अगर आप चाहते हो, प्रकाश नर्सिंग एकेडमी एग्जाम नोट्स बनाया है, जिसमें कि एग्जाम के लिए 3 फार्मूला याद रखना, आप खुद से भी करते हो देन वेल एंड गुड। सबसे पहले आईएनसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, पूरा बहुत बड़ी सिलेबस से आप थक जाओगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे याद रहेगी, तो आपको ओवरव्यू रखना है, वीडियो फ्री लेक्चर उससे भी आप देख सकते हो। देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 साल का पीवाईक्यू लो, 8-10 पेपर जहां से आपको मिले लेना है, एंड उससे यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के और उस पर ज्यादा फोकस रखिए। एंड इसके बाद पीवाईक्यू 1-2 प्रैक्टिस, खुद का टेस्ट भी देना इंपॉर्टेंट है। 3 पेपर साथ में होगी, टाइम मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं, खुद कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पा रहे हो तो जो नंबर हो रहा है नीचे नंबर है, अब बहुत कम टाइम में जैसे कुछ चीजें नहीं पढ़े हो, नोट्स देखो, इजी लैंग्वेज में है, इजी टू अंडरस्टैंडेबल, जहां चीजें नहीं समझ में आ रही है सिर्फ उसका वीडियो सपोर्ट प्लेलिस्ट में जाओ और देख लो, पूरा टॉपिक आपका बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा। तो चाहिए तो देख लेना, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है। आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक में, यहाँ पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पूछा है, एमटीपी नहीं पूछा लेकिन पूछ सकता है, हाँ, यूटेराइन स्टिमुलेंट एंड रिलैक्सेंट पूछा है, ये बहुत बार यही इंपॉर्टेंट था इस चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, फिर वीडियो कैसा लगा ये बताना, एंड ऑक्सीटोसिन बनता कहाँ है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ मेनली शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि हाँ समझ में नहीं आती है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ उसे भी ये वीडियो की जरूरत है, आपको समझ में आ चुकी है, तो शेयर जरूर करना। और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना, ताकि कोई भी वीडियो एग्जाम टाइम पे कोई भी कैसा भी इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर आपको बताया जाए तो आपको टाइम पे मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स चाहिए इस नंबर के थ्रू या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सैंपल जरूर देखना, फिर डिसाइड कर लेना कि इनहांस करवाना है। अगर आप चाहते हो कि कम टाइम में सारा कंप्लीट हो जाए तो वो बेस्ट है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे स्टूडेंट हजारों भी पढ़ रहे हैं, आपको भी चाहिए तो एक बार सैंपल पेपर जरूर देखना। थैंक यू।